जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते। हमको कई बार जिस तरह से ताने मार दिए जाते थे, जैसे मैंने तो सुना कि रिचा अनिरुद्ध तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम घर जाओ रोटी बनाओ, तो बॉस के लिए कहना कितना आसान है ना, अरे आप जाइए आपके बस की बात नहीं है। वो दौर देखा है जब अच्छा नहीं लग रहा था आरुषि मर्डर केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मीडिया कितना बुरी तरह से उसको मिसहैंडल कर रहा है। कि लोग आजकल कह रहे हैं ना अब पत्रकारिता गिर गई है, अब पत्रकारिता गिर गई है। नहीं, पत्रकारिता का पतन हमारे टाइम शुरू हो चुका था। तो मुझसे लोग पूछते कि तुम किस तरफ हो। हाँ, वो तरफ वाला हो गया है, लेकिन तब तो पॉलिटिकल चलता ही नहीं था। मैं कहती हूँ किसी तरफ नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। हाँ। मुझे कई बार लगता है मीडिया इज ऑब्सेस्ड विद सेलिब्रिटीज। जब मैंने वो कहानी दिखाई कि एक लड़के ने, कितना गरीब लड़का था, इलेक्ट्रिशियन का बेटा था और एक वो मुस्लिम बच्चा था, उसने गुजरात में वो यंगेस्ट IPS बना 22 साल की उम्र में, उसके व्यूज मेरे सारे सेलिब्रिटीज से ज्यादा हैं। What is success for you, रिचा? हर चीज को कहती थी मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, मुझे ही नहीं पता था मैं कर क्या सकती हूँ। सफलता के वो मंत्र क्या है, क्या किया आपने कमाल? ओह माय गॉड, कई बार ट्रबल मेकर कहा गया मुझे, जैसे एज ऐसे झांसी की रानी, भारत माता, इस तरह के नाम मिले मुझे। तो इस कारण जॉब में भी दिक्कत होती थी? कि हमारा एम ये नहीं कि हम सड़क पे बच्चों को पढ़ाना है। जमघट पाठशाला का बहुत लोगों ने मुझे ना मेरा मजाक उड़ाया, आप अच्छा काम करिए ना, लोग बुराई करने आते हैं। लक्ष्मीबाई जैसे मतलब कहीं भिड़ जाने वाला एटीट्यूड भी आपका था क्या? हमेशा से, हमेशा। यहाँ से नहीं, झांसी से ही था। किसी मुद्दे पर लड़ जाना, मैंने नोएडा में सड़क पर एक आदमी को खूब जोर जोर से थप्पड़ मारे हैं। क्यों भाई? थोड़ा सा कुछ गा के सुनाइए। अगर बेसुरा होगा तो प्लीज एडिट कर देना। और जरूर अच्छा गाती होंगी आप मालिनी अवस्थी जी की बेस्ट फ्रेंड है। जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते। नमस्कार, आज का यह पॉडकास्ट मेरे लिए सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, यह यादों की गलियों से शुरू होकर चेतना की ऊंचाइयों तक जाने वाला सफर है। आज हमारे साथ है रिचा अनिरुद्ध, एक नामी एंकर, एक संवेदनशील आवाज। जिंदगी लाइव और जिंदगी विद रिचा के जरिए जिन्होंने अनगिनत जिंदगियों की कहानियों को हम तक पहुंचाया, जिनसे करोड़ों लोगों को हौसला मिला। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि इस बातचीत को खास बनाता है एक निजी रिश्ता भी। दरअसल 1996 का साल था। दिल्ली शहर, पटना से दिल्ली तक मैं पहुंची थी संघर्ष करने, अपनी पहचान बनाने। तब जिस पेइंग गेस्ट में मैं रह रही थी, वहां पहले से कई लड़कियों में से एक और लड़की थी जो संघर्ष तो कर रही थी, लेकिन बाकी लड़कियों के लिए प्रेरणा भी बन जाती थी। उसमें एक अलग ही चमक, जिंदगी में कुछ हासिल करने की जिद के साथ तूफानों से भिड़ने का जज्बा भी था। झांसी से दिल्ली आकर अपनी पहचान गढ़ने की ललक लिए वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिचा अनिरुद्ध थी। आज हम बात करेंगे संघर्षों की, उन मेहमानों की जिन्होंने रिचा को बदला, ओशो, मेडिटेशन और भीतर के यात्रा की, और उस रिचा की जो कैमरे के बाहर भी उतनी ही सच्ची हैं। रिचा, आपका स्वागत करना चाहूंगी कैरेक्टर में। थैंक यू श्वेता। बहुत अच्छा लग रहा है। हम 1996 में दर्शकों को मैं बताऊंगी कि कभी ऐसा हुआ था कि हम साथ रहते थे एक ही पेइंग गेस्ट में। कमरा भी सेम था ना हमारा, शायद कमरा भी सेम था और पटेल नगर में। और वो एक संघर्ष का दौर था, मेरा तो बिल्कुल ही था, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा टाइम था, You won't believe. I was not able to say ever to you, but आज मैं कहती हूँ, जैसे वो कहते हैं ना कि आज वो प्रपोज करने का दिन है, तो मुझे लगता है आज मैं कह रही हूँ कि you always inspired all of us. But तब तो मेरा भी स्ट्रगल का टाइम था। But you were struggling. I was struggling very badly. But you inspired. Unknowingly, मतलब deliberate नहीं होता होगा कुछ भी कि हाँ, ना ही कोई आप बड़ी हस्ती उस समय थे, बट मे बी बिकॉज आई केम लेटर, मैं बाद में आई और मुझे लगता था अरे मुझे ऐसा बनना है। एंड ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग यू ऑन अंकुर, जब दूरदर्शन पे अंकुर पे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहीं से तो स्पार्क मुझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है रिचा। हाँ। हो सकता है, मे बी हम लोग बहुत यंग थे, मुझे बड़ी मुश्किल से वो बस काम मिला ही मिला था नया। बट मुझे याद है तुम लोग पीजी में सब बड़े एक्साइटेड रहते थे, है ना? हाँ? जब टीवी पर मैं आती थी तो बहुत अच्छा लगता था। All the friends used to be very happy। हाँ, उस समय टीवी अलग एक दुनिया थी, वो आज का टीवी खैर नहीं है। तो
उस समय भी मैं देखती थी, मैंने अभी मैं बता नहीं सकती स्क्रीन पे, लेकिन उस समय मैंने देखा है वो संघर्ष आपको करते हुए। सो अगर मैं ऋचा अनिरुद्ध को पहचानने की कोशिश करूं, एक ऋचा अनिरुद्ध जो पर्दे के पीछे होती है, हाँ, उसकी संघर्ष भरी जिंदगी कैसी रही, कितना संघर्ष किया? मतलब मैंने तो सुना है, कई पॉडकास्ट में देखा है, बट फिर भी कभी टूटते नहीं थे ऋचा? श्वेता, मैंने ना एक दो जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लिए, जैसे हम लोग ये सबका संघर्ष जानना चाहते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात, और सब ये महसूस करते हैं कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तब संघर्ष लगता है। जब उस समय कर रहे होते हैं तो हम उसमें इतना डूबे हुए होते हैं। तो अगर तुमको याद हो, हम लोग वेस्ट पटेल नगर में रहते थे, है ना, वेस्ट पटेल, और पूसा रोड पे मैं, वो एप्टेक इंस्टीट्यूट मेरा था। आप जाते थे? मुझे एग्जैक्टली मैं बताना चाहूँगी, सॉरी मैं कट कर रही हूँ। एप्टेक में आप जाते थे, इसलिए मैंने अपने फादर को बहुत जिद किया कि मुझे कंप्यूटर्स की पढ़ाई करनी है। अच्छा। यहाँ कुछ कंप्यूटर्स भी होता है। अच्छा। क्योंकि उस समय वो नया था, जाती थी, तो NIT जाती थी, जाने लगी। अच्छा, आप NIT, मैं IIT। बिकॉज वो देख के मैंने सीखा था, मैंने बहुत जिद किया था अपने फादर को। तो मुझे ये याद है कि बस 2 स्टॉप दूर ही तो था, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बस का टिकट कितने का था, लेकिन मैं कई बार पैदल चली जाती थी कि ये पैसे आज बच जाएंगे। वो पैसे चाहे 10 रुपए थे या 20 रुपए, मुझे याद नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी फादर ने ऐसा कहा हो, माँ ने कहा हो कि नहीं पैसे बचाने, लेकिन वो अपने अंदर रहता था। हमें पता था कि हमारी स्थिति इतनी है, इतना हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, PG में है, एप्टिक की भी फीस दे रहे हैं, बट इसके बियॉन्ड मैं जो बचा सकती हूँ मैं बचाऊँ। फिर मुझे याद है कि दूरदर्शन में कितने पैसे मिलते थे, 5 रुपए मिलते थे एक शूट के, लेकिन कैसे भागती थी। फिर मतलब थोड़ा, अब तैयार होने की भी तब उतनी अकल नहीं थी, मतलब अब तो सिर्फ मैं याद करती हूँ वो चीज़ें। उसके बाद उसी समय मैंने आई थिंक स्पिकमेकी के लिए भी काम करना शुरू किया। मैं एक साथ कितने सारे काम कर रही थी। स्पिकमेकी में कहा गया कि अच्छा चलो एक फुल टाइम जॉब कर लो। अच्छा, मैं जब कई बार सोचती हूँ कि जैसे मुझ में बहुत सारे अलग किस्म के टैलेंट थे, आई वॉज अ वेरी वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन मेरे समय में स्पोर्ट्स का कोई वो वजूद ही नहीं था। मतलब कर रहे हो ठीक है, आई वाज थ्रोट स्पोर्ट्स चैंपियन, हाई जंप, लॉन्ग जंप, मतलब मेरा कोई तोड़ नहीं था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन कोई वैल्यू नहीं थी। सो क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ अलग कर सकते थे, नहीं कुछ और करना चाहते थे? नहीं, और कोई क्लैरिटी नहीं थी इसलिए ये कर लिया? नहीं, मतलब क्लैरिटी नहीं थी ये तो है, लेकिन आज मैं मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। क्या होता है ना, जब अब छोटे शहर में थे, सबकी देखा देखी बायोलॉजी लिया था, सबकी देखा देखी PMT दिया मैंने, ऐसा नहीं है। और अब मैं कह रही हूँ ना, हर चीज़ बाद में समझ में आती है। अब जब मैं आजकल बच्चों का सुनती हूँ, डिप्रेशन ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं उस समय CPMT में 2 बार नहीं सिलेक्ट हुई और मेरी फ्रेंड्स हो गई, तो 3 Idiots का वो है ना कि अपने रिजल्ट से नहीं दोस्त का रिजल्ट से ज्यादा दुख होता है। तो मुझे था ये भी सिलेक्ट हो गई, ये भी सिलेक्ट हो गई, मैं कितनी यूजलेस हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है आई एम श्योर देयर वाज अ फेज जब मैं डिप्रेशन में थी, लेकिन तो हमें डिप्रेशन शब्द भी नहीं पता था। ठीक है, फिर सब जो फ्रेंड्स रह गई थी वो अच्छे कॉलेजेस में बाहर पढ़ने चली गई, मैं झांसी में रह गई, तो मैंने ग्रेजुएशन झांसी से की। तो एक बहुत लंबा टाइम था जब मैं बहुत लोनली, अकेलापन की, मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं थी, सब कुछ थे। अच्छा, जब माँ कहती थी कि अच्छा अब ये नहीं हुआ, बैंक के PO का एग्जाम का बड़ा उस समय रहता था ना, बैंक के PO का, तो मैं बोलती थी मुझे लड़कियों के लिए वही फाइनेंशियल, हाँ, एक तो लड़कियों वाला एंगल रहता था। अच्छा ठीक है, अब तुमने BSc कर लिया, MSc कर लो तो तुम लेक्चरर बन जाना, ये भी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होता है कि भाई शाम को आप अपने घर पर हैं। और मैं कहती थी नहीं, मैं रोज एक ही चीज़ नहीं पढ़ा सकती। जब PO की बात होती थी मैं बोलती थी मुझे पैसों के मैटर्स, आज भी श्वेता मैं अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता, अपने फाइनेंसेस पता ही नहीं है। तो मुझे तब भी, तो मैं बोलती थी ये नहीं कर सकती, तो मैं हर चीज़ को कहती थी मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, मुझे ही नहीं पता था मैं कर क्या सकती हूँ। और जबकि आप सोचो, अभी भी मेरे पास शायद कहीं पढ़ी होंगी कि बच्ची थी, स्कूल कॉलेज में थी, तो कहीं कहीं अखबार में नाम छपता था, कार्यक्रम का संचालन कुमारी ऋचा बादल ने किया, ऐसे वो नहीं अखबार में छपते थे, ये करती रहती थी कभी कभी, वो तो शौकिया या किसी ने कह दिया। मतलब वो स्पार्क था शुरू से। आई थिंक स्टेज फियर मुझे कभी नहीं रहा। थ्रू आउट स्कूलिंग मैं हमेशा स्टेज पर रही हूँ। आप मुझसे डांस करा लीजिए, मैंने गाने गाए हैं, मैंने थिएटर किया है, मैंने स्पीच दी है, डिबेट्स, एलोक्यूशन सब किया है मैंने, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये किसी दिन मेरा करियर बन जाएगा। ये आई वॉज द मोस्ट टॉकेटिव गर्ल इन द क्लास, ये भी नहीं पता था कि यही बोलने के दिन पैसे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि मुझे और कुछ नहीं करना था, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना था। अच्छा, मैंने हर पॉडकास्ट में सुना कि आपकी सफलता के पीछे आपकी मदर का बहुत बड़ा रोल रहा, लेकिन परिवार में और कौन कौन थे और कैसा था सब कुछ? पापा, माँ, मेरा छोटा भाई और मैं, मतलब झांसी की फैमिली ये थी। तो भी मैं देखती थी, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, लेकिन हम लोग उसमें रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली थी हमारे, हम 4 लोग थे। बाकी हमारे दादा दादी बहुत पास में, टीकमगढ़ एक छोटा सा टाउन है। मेरा ननिहाल, अभी आई रिसेंटली, इनफैक्ट आज एग्जैक्टली 1 महीना हुआ है मेरी नानी को गए हुए, तो ननिहाल मेरा दतिया, अब तो दतिया लोग बहुत जानते हैं पीताम्बरा पीठ की वजह से।
तो नानी से बहुत मेरा अटैचमेंट था, बहुत, क्योंकि पास पास थे, 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, तो हम लोग थे। लेकिन जैसे मैंने और जगह भी बताया, मेरी माँ की सोच बहुत प्रोग्रेसिव थी, और उसकी वजह एक शायद, जैसे कई बार लोग ऐसे कहते थे ना श्वेता कि अपने सपने अपने बच्चे पर थोपना गलत है। मैं कहती हूँ चलो थोपना गलत है, लेकिन एक माँ जो उस समय उनकी 18 में शादी हो गई, 20 साल में मैं पैदा हो गई, वो बहुत होशियार थी, वो बहुत कुछ कर सकती थी। वो आज भी कहती हैं कि हमें उस समय यूपीएससी देने की इजाज़त रही होती, या हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो कर ही लेते क्लियर, एक कसक रहती। तो वो क्या बुराई है अगर वो माँ मुझसे बचपन से कहती थी किरण बेदी जैसी बनना, कुछ बड़ा करना, क्या ये बुराई है? मतलब आजकल लोग हर बात में कहते थे ना बच्चे पर दबाव, ऐसे दबाव नहीं डाला उन्होंने मुझे, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे अंदर ये बात डाली कि मुझे कुछ बड़ा करना है। वो इंसिडेंट इतना क्लियर मुझे याद है कि हम लोग ऐसे बैठे हैं, मेरी नानी कहती हैं इसको तुम कुछ खाना वाना बनाना नहीं सिखा रही हो, घर के कोई काम तुम्हारी लड़की को नहीं आते, इसकी सास उसको घर से निकाल देगी, मजाक की बात थी। तो मेरी माँ ने कहा सर पे पड़ता है ना, हर कोई खाना बना लेता है, आदमी भी बना लेते हैं, मेरी लड़की कुछ बड़ा करेगी। अब आज देखिए, आज की डेट में आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, सीक्रेट किताब पढ़ते हैं और ये कि मैनिफेस्ट करो, ये सब शब्द हमारी माओं को नहीं पता थे श्वेता, लेकिन है ना, लेकिन वो कहती थी मेरी बेटी बड़ा करेगी। नहीं पता था, लेकिन ये जरूर हमारी माँ कहती थी कि दिन में एक टाइम जुबान पे सरस्वती होती है, बस वही वो मैनिफेस्टेशंस है। तो मैं कहती हूँ कि क्या बुरा किया कि मेरी माँ ने अगर ये सोचा कि मेरी बेटी कुछ बड़ा करे, शायद उनकी वजह से आज हूँ कुछ कर पाई, तो एक ये था। एक होता है किसे बोल दिया काम पे होता है, जरूरत के समय नहीं आई। तो जब मेरी बेटी छोटी थी और ये हुआ कि ठीक है दिल्ली आएंगे, वापस से दूरदर्शन ट्राई करेंगे, ये सब करेंगे, कोई साथ नहीं था। तो माँ ने कहा, क्योंकि मुझे था मैं अपने बच्चे को क्रच में नहीं पालूंगी, तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बेटी को पालेंगे। फिर आके रही मेरे साथ, पहले दिन से वो आज तक मेरे साथ हैं, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत बड़ा सपोर्ट। मुझे याद है कि किसी जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल आता था, तो 2 शर्ट्स थी, मुझे आज तक इतना क्लियर है कि मैं पंडित रविशंकर के ऑफिस में बैठी थी और जी से कॉल आया, जी न्यूज़ से, कि आप पता नहीं थोड़ी देर में आ जाइए, शाम तक आ जाइए, 4-5 घंटे का ही मेरे पास विंडो था। मैंने माँ को फ़ोन किया, माँ ने जल्दी से एक जो शर्ट थी वो धो के भी प्रेस कर रही हैं, बेटी का इंटरव्यू है। मैं कैसे भूल जाऊँ वो सारी चीज़ें, आप समझ रहे हो? तो इतना किया कि मैं मतलब आई कैन नेवर रीपे व्हाट शी हैज़ डन फॉर मी एट दैट टाइम। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू रिचा? मेरे लिए सक्सेस है मेरा सेटिस्फैक्शन, पीस एंड हैप्पीनेस। शायद कुछ साल पहले नहीं, एक्चुअली पैसा कभी भी सिर्फ सक्सेस का मेरा वो नहीं रहा, लेकिन सेटिस्फैक्शन कि मैं संतुष्ट हूँ जो मैंने किया अपने जीवन में, मेरा परिवार खुश है और मेरे दिमाग में, मेरे अंदर शांति है। मैं रेस्टलेस होके या हर समय बहुत काम करके मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं कुछ दिन बाद परेशान होने लगती हूँ। सो आई वॉन्ट टू बी एट पीस विथ माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट माई फैमिली टू बी हैप्पी। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो जिंदगी में मतलब यहाँ तक पहुँचने के पीछे जाहिर सी बात है बहुत ठोकरें भी खाई होंगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी उठाई होंगी, पैदल चलती थी, आप खुद बता रही हैं, वो 2 शर्ट की कहानी, मतलब आई कैन इमेजिन, मतलब 2 अच्छी शर्ट्स, ऐसा नहीं कि मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि हम गरीब थे, लेकिन होता ना आपके पास 2 वो है, तो आपको इंटरव्यू के लिए वो शर्ट पहननी है, तो फटाफट आपकी माँ उसको, ऑफ कोर्स। तो और ये भी एक सच्चाई है कि आप अगर पैदल चलती थी तो इसलिए नहीं कि आपके पेरेंट्स पैसे नहीं दे सकते थे, इट इज़ बिकॉज आपको लेना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता एक अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी कि इसी में तो घर भी चल ही रहा है जैसे पहले चलता है, लेकिन मैं दिल्ली आई हूँ तो मेरा पीजी का भी पैसा जा रहा है, मेरा एप्टिक की फीस भी जा रही है, तो चलो मैं ये पैसे बचा सकती हूँ, तो जहाँ बचा सकती हूँ वहाँ मैं बचा लूँ। तो अगर कोई ऋचा अनिरुद्ध बनना चाहे, हाँ, तो क्या सफलता के वो मंत्र क्या है, क्या किया आपने कमाल? ओह माय गॉड, ऐसा कभी सोचा नहीं मैंने। एक तो क्योंकि कई बार जब बच्चियाँ मुझे मिलने आती ना कि आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ बेटा कभी जीवन में किसी की तरह मत बनना। हाँ, कोई चीज़ सीख सकते हो तुम तो सीखो, लेकिन ये मत सोचो कभी कि तुम्हें किसी की तरह बनना है। जैसे मेरे लिए भी कोई नहीं था कि मुझे किसी की तरह बनना था, बट मुझे 2-3 चीज़ें लगती हैं जो बहुत ईमानदारी से कहूँ तो आज की जनरेशन में उस चीज़ की थोड़ी कमी भी लगती है। अब इस पर एक बहस का मुद्दा छिड़ सकता है कि आप कितने घंटे काम करना सही है या नहीं, या आज की जेन ज़ी उतने घंटे काम नहीं करना चाहती, लेकिन हमने किया। अब वो सही किया या गलत किया, लेकिन किया, बहुत सब्र के साथ काम किया। मुझे आपने जब स्ट्रगल की बात की तो मुझे याद है कि जी न्यूज़ के बाहर से कितनी बार तो मैं भगा दी गई। उसी जी न्यूज़ में फिर मैं पहली बार जब मेरी नौकरी लगी तो मैं गार्ड की तरफ देखती थी, एकदम मैंने उनसे कहा भैया पता है आपको, मैं अपना CV लेके आती थी, आप मुझे बाहर से भगा देते थे, और रिक्शा लेके हम लोग जाते थे। एक जगह एक चैनल के लिए मुझे याद है कि मेरे दोस्त थे, वो कुछ हेल्प करते ना कि अरे वो नया चैनल शुरू हो रहा है तो इस व्यक्ति को फ़ोन करो, तो वो एक बड़े जर्नलिस्ट थे, मैंने उन्हें फ़ोन किया। अच्छा ठीक है, वो इरिटेटेड रहे होंगे या उनके पास बहुत कॉल, तो उन्होंने फ़ोन पे मुझसे थोड़ा गंदी तरह बात कर दी
नहीं चाहिए भी एंकर्स, डू यू गेट इट, सब कुछ तो उन्होंने बोला। मैं घर आके बहुत रोई। मैं तो उस समय श्रीनिवासपुरी में रहती थी, और फिर बस खड़ी हुई और मैंने कहा कि कोई बात नहीं रिचा, आज उन्होंने ऐसे कर दिया ना, एक दिन कुछ बनना इसी शहर में और इनसे मिलना। अगर मैनिफेस्टेशन, मुझे लगता है कि एक जो आप कह रहे हो ना, मैं बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ, और उस व्यक्ति से मैं मिली। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तो मैंने कहा सर मैं आज अच्छा कर रही हूँ। तब मैं जी न्यूज़ में थी, तब वो मुझे मिले और मैंने कहा सर आपको पता है कि एक दिन आपकी वजह से मैंने जिद बनाई थी कि मुझे शहर में कुछ अपने आप को बनाना है, साबित करना है। तो मैं मैनिफेस्ट बहुत करती हूँ चीज़ें, जब बेइज्जती होती है। मुझे लगता है ये बेइज्जती होना, ये रुकावटें, ये सब बहुत जरूरी है। अच्छा है, तो वही तो कह रही हूँ कि आजकल जो हर बात पे बहुत टची हो जाते हैं हम, किसने ऐसा कह दिया, उसने कह दिया, अरे नहीं उसने कहा है ना, उसको फिर अपना कुछ एक बनाओ, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। तो मैंने बहुत सारी एक फेज रहा है जहाँ पर मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ने मुझे लिटरली बॉयकॉट कर दिया था। तो मैं अपने आप से कहती थी कोई बात नहीं, एक दिन यही सब लोग मेरे इनके रिश्तेदार होने पर गर्व करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा। तो मुझे लगता है अब आ चुकी, देखिए क्या होता है, हम लोग बहुत सारा कई बार सोचते नहीं अपने बारे में कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या है ना, लेकिन जब कोई पूछता है तो नाउ व्हेन यू आर आस्किंग मी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर मुश्किल के वक्त में अच्छे वक्त को मैनिफेस्ट करती हूँ कि आज ऐसा है, कोई बात नहीं, होगा, अच्छा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन तुम ये करोगी, एक दिन ये इंसान माफ़ी मांगने आएगा। तो ये मैं बहुत करती हूँ। बट ओनली मैनिफेस्टेशन विल नॉट वर्क। मतलब मुझे ये लगता है कि उसके एक डायरेक्शन में काम करना। सो क्या आपकी स्ट्रेंथ हार्ड वर्क? हार्ड वर्क, बहुत पेशेंस के साथ काम किया मैंने। जब पहली नौकरी, तो आपको पता है मीडिया में कैसी होती है, कई बार ऐसा होता था 20-20 घंटे काम किया है, नॉन स्टॉप एंकरिंग की है। जैसे कई बार मैं देखती हूँ आजकल नॉर्मली एंकर्स के पास 1 बुलेटिन या 2 बुलेटिन होती है जो उनके नाम से चलती है। उस समय ऐसा नहीं होता था, आपकी कोई ब्रांडेड बुलेटिन नहीं होती थी, लेकिन पता चला आप 6 घंटे लगातार एंकरिंग कर रहे हैं, के बावजूद भी आपको भयंकर काम करना पड़ता। रिपोर्टिंग, हम लोग सुबह रिपोर्टिंग करते थे, शाम को आके बुलेटिन पढ़ते थे, फिर अपनी स्टोरी खुद एडिट भी करानी पड़ती थी जो आपने सुबह शूट की। तो कई बार घर जाने में 18 घंटे 20 घंटे हो जाते थे। सुबह का कुछ खाए पिए हैं, खाना ही नहीं मिला है दिन भर, तो ऐसे भी काम किया है। बट अगेन आई सेड कि आजकल इस पर बहुत सारी बहस छिड़ गई है, जो कि अच्छी है कि क्या जो हमने किया वो सही था, या जो अब थोड़ा लोग अपना कंफर्ट देखते हैं, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, वो सही है। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन फिलहाल हमें उसमें ज़रूरत थी और हमने किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऋचा कि 20 घंटे काम करने का रिकॉर्ड मेरे पास भी था। और वो रात में 10 बजे एक शो करती थी मैं सहारा पे, ये शाम मस्तानी, तो खत्म होता था 12 बजे, और सुबह 6 बजे हाल सेहत का हेल्थ शो करती थी। सो उसके लिए फिर ऑफिस में होती थी, सहारा टीवी की बात करें तो। शायद मैंने किया क्योंकि वो मैं एंजॉय करती थी और हमको वो करना था, हमको आगे बढ़ना था। उसमें हम ये कहें कि सही किया गलत किया, उस पर मतलब कोई बहस की बात नहीं है ना, हम कर रहे थे उस समय। बट women have more rights these days। बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है। मैं कई बार ये बात बोलती हूँ कि हमको कई बार जिस तरह से ताने मार दिए जाते थे, जैसे मैंने तो सुना कि रिचा तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम घर जाओ रोटी बनाओ। क्यों रोटी बनाओ? क्योंकि तुम शादीशुदा और बच्ची है तुम्हारी, तो तुम रोटी बनाओ। तो बॉस के लिए कहना कितना आसान है ना, अरे आप जाइए, आपके बस की बात नहीं है। आज नहीं कह सकता कोई, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आज नहीं कह सकता। तो मुझे कई बार लगता है कि हमारी पीढ़ी में, और हम लोगों ने भी कितनी बार नहीं न्यूज़ रूम में झगड़े किए हैं इस बात को लेकर कि ये खबर क्यों गलत चल रही है, महिलाओं को महिलाओं को लेकर। एक इंसिडेंट मैं कई जगह बताती हूँ कि हम लोग, हमारे टाइम पे ऐसे कुछ हुआ था। मैं ऐसे ऑफिस में एंटर हुई तो स्क्रीन पे देखा कि कोई खबर चल रही है जिसमें लिखा है प्रिया दत्त और एस्टन लिखा है संजय दत्त की बहन। तो मैं डेस्क पर गई, शी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस समय, तो मैं डेस्क पे गई, मैंने कहा एक बात बताओ, प्रिया दत्त सिर्फ संजय दत्त की बहन है? तो उनको समझ में आ गया कि किस लाइन पे जा रही है। मुझे वैसे भी कोई झांसी की रानी, भारत माता, इस तरह टाइप के नाम, हाँ वही है। मैंने कहा नहीं यार, शी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये है वो है। तो किसी एक ने कह दिया कि आप जैसे स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स के लिए थोड़ी चैनल चला रहे हो, हम जनता के लिए वो संजय दत्त की बहन है। अरे मैं तो इतनी जोर का चिल्लाई। That was which channel? अब ये सब छोड़ देते हैं। मैं बहुत जोर का चिल्लाई नहीं, फिर उसके बाद सिर्फ चिल्लाई नहीं, मैं अपने ऑफिस में, अपने कैबिन में गई, मैंने संपादक को चिट्ठी लिखी, मेल लिखी प्रॉपर। मैंने कहा एज अ सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ दिस चैनल आई नीड टू नो कि हमारा इज इट अ फिल्मी एंटरटेनमेंट चैनल, क्योंकि अगर एंटरटेनमेंट चैनल है तो ठीक है, आपने लिख दिया संजय दी, या हम एक न्यूज़ चैनल है। फिर मैंने पूछा कि प्रिया दत्त मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे चैनल के लिए उनकी पहचान क्या है? तो तुरंत एडिटर ने उस पर नोट लिया, उन्होंने उस पर जवाब दिया कि अगर इस स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट संजय दत्त से नहीं है, और था भी नहीं कोई, इट वाज एन इंडिपेंडेंट स्टोरी, देन शी शुड बी एड्रेस्ड एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब प्रिया दत्त को तो कभी ये बात पता नहीं चलेगी, है ना मेरा उनसे कोई परिचय सकती है मतलब आपका कुछ वो, लेकिन मैं क्यों लड़ रही थी? आप समझ रही हैं? आपने भी ऐसे कई बार, हमारे जनरेशन में सब महिलाओं ने लड़ाई की, और मुझे लगता है कि वी मेड द लाइफ ऑफ टुडेज जो यंग गर्ल्स आ रही हैं, ये विमेन, मच ईजियर बिकॉज हम लड़े हैं।
तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे मैं लड़ ऐसे जाती मैं थी। चाहती हूँ और कुछ घटनाएं सुनूं आपसे। कई सारे होते थे। कभी कोई जैसे कोई स्टोरी का वो पहले वॉल पे नहीं एक जाता था, क्या क्या नाम बॉसेस रख देते थे, हम कई बार कहते थे ये क्यों रखा गया है, हम आपत्ति जताते थे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने चेंज कराए हैं, शो के नाम चेंज कराए हैं कि नहीं ये गलत है, ये महिलाओं के इस तरह से विरोधी है, ये ऐसा कैसे चल रहा है आपका। लेकिन आप पर तो झांसी की रानी सूट भी करता है। मुझे याद है, मैं फिल्म फेस्टिवल कवर कर रही थी गोवा में, अचानक फोन आया कि गोवा में ना एक लॉन्ड्री शो भी हो रहा है, फैशन शो लॉन्ड्री। ठीक है, एंटरटेनमेंट रिपोर्ट कर सकते हैं, मैं किसी भी काम को लेके वो नहीं करती हूँ श्वेता, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी। तो जैसे अब मैं एक चैनल पे थी, सुनामी के बाद टॉक बैक पे मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि ये बोलो कि लाशों के विजुअल सिर्फ हमारे चैनल पर हैं, तो मैंने ऐसे इशारा किया कि ये तो मैं नहीं बोलूँगी। तो कई बार इट्स नॉट ईजी, आपको अपने किसी, अगर आप कोई आदर्श को लेकर चल रहे हो, किसी चीज़ को लेकर चल रहे हो, तो मुश्किल होती है। जैसे मैंने कहा लॉन्ड्री फैशन शो, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी ये, तो ऐसे कई बार मना भी किया है काम को, या कि कोई काम करना चाहा है तो उसके लिए थोड़ी लड़ाई भी की है। जैसे कई घटनाएं तो एंकर के कान में ऐसे बोली जाती हैं, जैसे आपका वो किस्सा भी मैंने सुना है प्रिंस वाला, कि वो गड्ढे में गिर गया प्रिंस, कैलाश खेर हाँ, कैलाश खेर वाला। हाँ, सो क्या करो, वो दौर देखा है, वो दौर देखा है जब अच्छा नहीं लग रहा था। आरुषि मर्डर केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मीडिया कितना बुरी तरह से उसको मिस हैंडल कर रहा है। यू नो, साइट ऑफ जो क्राइम है उस पर आपके रिपोर्टर्स वहाँ खड़े होकर पीस टू कर रहे हैं, पूरा वॉक थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद आरुषि के मोबाइल फ़ोन से मैसेज निकाल के ऐसा दिखाया जा रहा है कि लड़की का कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया था मीडिया ने, अगर आपको याद हो। अरे वो 15-16 साल की बच्ची थी, लड़कों के मैसेजेस उसके फ़ोन में थे या उसके मैसेज एक्सचेंज हुए थे, तो क्या हो गया उसमें। तो बहुत बार लगता था, फिर जितना बोल सकती थी बोला, कई बार बोला, तो मतलब इसीलिए मुझे कई बार ट्रबल मेकर कहा गया मुझे, जैसे एज ऐसे झांसी की रानी, भारत माता, इस तरह के नाम मिले मुझे। तो इस कारण जॉब में भी दिक्कत होती थी? नहीं, क्योंकि अपना काम करती रही। ये ज़रूर हुआ था कि अगर 2007 में ज़िंदगी लाइव नहीं आता मेरी ज़िंदगी में, तो शायद मैं खुद ही छोड़ के पहले भाग जाती, क्योंकि ये बिल्कुल आपको याद है वो दौर। और मैं श्वेता ये बात बहुत क्लियरली आज बोलना चाहती हूँ कि लोग आजकल कह रहे हैं ना, अब पत्रकारिता गिर गई है, अब पत्रकारिता गिर गई है। नहीं, पत्रकारिता का पतन हमारे टाइम शुरू हो चुका था। बिल्कुल, ठीक है। और मैंने भी देखा है। और एंड सॉरी टू से, बट जिन संपादकों के समय वो पतन शुरू हुआ था, आज वही सबसे ज्यादा पत्रकारिता का ज्ञान दे रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जब आज जो बड़े एंकर्स हैं या आज जो संपादक हैं, वो जब अपना करियर शुरू कर रहे थे, तब वो आपको देख रहे थे। आप क्या चला रहे थे? आप आसमान में उड़न तश्तरी चला रहे थे, आप गड्ढे में प्रिंस चला रहे थे, आप आरुषि मर्डर केस चला रहे थे, आप दुनिया को बता रहे थे कि सानिया मिर्जा की शादी का मेन्यू क्या है, आप सांप, बिच्छू, साधु, ये सब चला रहे थे। आज आप किस अधिकार से आज की पत्रकारिता को खराब कहते हैं, मुझे बताइए ना। मुझे आज भी याद है, हम लोग जब एक चैनल में थे, शाहिद और करीना का एक किसिंग सीन लूप पे चलाया गया था, तब भी जाके हमने कहा था ये क्यों चल रहा है, यू नो, एज विमेन टीम मेंबर्स हम एम्बैरस हो रहे हैं। तो कहा गया था जनता को यही देखना है। तब आप टीआरपी के लिए कुछ भी चला रहे थे, सारे के सारे। कोई चैनल, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई भी चैनल था जो बहुत अच्छा कर रहा था। मुझे लगता है तब की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में एक फर्क है कि अब जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम किस तरफ हो। हाँ, वो तरफ वाला हो गया है, लेकिन तब तो पॉलिटिकल चलता ही नहीं था। मैं कहती हूँ मैं किसी तरफ नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। तो मानते नहीं लोग कि तुम्हें एक साइड तो चुनना ही होगा। तो अब क्या है, अब पॉलिटिकल खबरें चलने लगी हैं, अब डिबेट्स होने लगे, ये मैं मान रही हूँ, उसमें एंकर्स की साइड्स आपको पता चलती है। लेकिन उस समय तो चलती ही नहीं थी। उस समय तो टीवी न्यूज, लोग कहते थे टीवी न्यूज पे क्या है, आप बताइए ना, आपको स्टोरीज याद नहीं है उस समय? याद है, बिल्कुल याद है, मैंने तो काम भी किया उस समय। मतलब प्रिंस तो 2-4 है, हम तो हर दिन यही सब तो पढ़ रहे थे। फ्रस्ट्रेशन होने लगा था कि ये स्वर्ग की सीढ़ी याद है आपको? हाईएस्ट टीआरपी शो था वो। याद है। क्यों, क्या था स्वर्ग की सीढ़ी में, मुझे बताइए। कुछ था क्या? वो खबर थी क्या? वो पॉलिटिकल था क्या? वो बेरोजगारी का मुद्दा था क्या? वो देश में दंगे दिखाए जा रहे थे? क्या दिखाया जा रहा था? लेकिन आज भी जैसे ऋचा, आपको ये लगता है कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं। तो मैं क्या कह रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कह रही हूँ कि पतन जिन्होंने शुरू किया वो अब कह रहे हैं कि पतन हो गया। अरे तो तब इतने साल पहले से भी नहीं होना चाहिए था ना, खबरें तब लगातार चलनी चाहिए थी, सबको स्टैंड लेना चाहिए था। मेरा सिर्फ यही कहना है कि किसी चीज को खराब करने की शुरुआत मैं करूं, फिर कहूं कि खराब हो गई। लेकिन ऋचा, जिंदगी लाइफ जो प्रोग्राम आपने जिक्र किया, अगर वो नहीं होता आपकी लाइफ में, तो आप शायद कब का बाय बाय कर चुकी होती मीडिया को। एक ऐसा प्रोग्राम जो हर किसी के दिल को, जहन को, रूह को छू जाए, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से?
कॉन्सेप्ट का क्रेडिट मैं नहीं लूँगी। कई बार उस समय क्या होता था, मुझे याद है कि एक प्रोग्रामिंग के होते थे, वो हालांकि अमेरिका चले गए थे, मुझसे बोलते थे अगर इस देश में कभी ओपरा विंफ्री जैसा शो बने ना रिचा, तो तुमको करना चाहिए ऐसे। क्योंकि क्या होता था, जब मैं न्यूज़ पढ़ती थी तो लोगों ने ना न्यूज़ पढ़ते समय भी मेरी एक इमोशनल साइड देखी थी कि एक आध बार कोई खबर आई। निठारी में मैं रो पड़ी थी। निठारी में तो मेरा ना, उन्होंने माइक कट किया था, मुझे ऑडियो देना बंद कर दिया था कि मुझे लगा था मुझे यहाँ कुछ हो जाएगा, मतलब मैं फूट फूट के रो पड़ूंगी। तो लोगों को लगता था, जबकि हमेशा मुझे सुनना पड़ता था क्या है, पत्रकार हैं आप, पत्रकार रोते थोड़ी हैं, पत्रकार इमोशनल थोड़ी होते हैं, लेकिन मैं थी, मैं अक्सर हो जाती हूँ तो लोग, कुछ सीनियर्स को वो एंगल दिखता रहता होगा हमेशा कि यार इमोशनल है। तो जिंदगी लाइफ शो एक सेलिब्रिटी करने वाली थी, उनके नाम से, वो जैसे द ओपरा विंफ्री शो है ऐसा वो उन फिल्म एक्ट्रेस के नाम से वो शो बनना था। वहाँ नई बात बैठी, जो भी हुआ, तो फिर हुआ कि संजीव पालीवाल जी ने कहा कि रिचा से करा लेते हैं। तो जब ये हुआ रिचा से करा लेते हैं, तो फिर ना वो मार्केटिंग वाले सब उसको वो कर देते हैं, हम लोग कहते हैं ना बक्से में, कि ठीक है भाई एक्ट्रेस करती तो बड़ा उसको सेल किया जाता। अब रिचा के नाम पे ब्रांड वैल्यू रिचा के नाम पे कौन स्पॉन्सर भी नहीं आएगा, पैसे भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा। तो लिटरली 1 साल तक किसी ने हम पर ध्यान नहीं दिया। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई ध्यान ना दे तो बहुत अच्छा होता है। मुझे याद है पहला शूट जिस दिन हमने जिस दिन किया, उसी दिन शाम को ये था, एनटी अवार्ड्स होते थे जो इंडियन टेलीविजन उसके, तो मैं और स्वरूप मुरगट हमारा जो डायरेक्टर होता था जिंदगी लाइव का, हम लोग उस अवार्ड में चले गए शूट खत्म करके। तो मैंने ऐसे कहा, स्वरूप ये अवार्ड हमको जिंदगी लाइव को मिलेगा क्या अगले साल? मतलब उस दिन तो पहला शूट ही किया था, मतलब यार रिचा, उसके बाद अगले 6 साल क्या बोलते हो और सब सच हो जाता है। मैंने ऐसे कहा, स्वरूप हमको मिलेगा यहाँ कुछ बोल के जाओ यार। 6 साल जब तक जिंदगी लाइव चला, 2007 से लेके 13 तक, हर साल वो बेस्ट टॉक शो अवार्ड जिंदगी लाइव को मिला। अब कुछ बोल के जाओ यहाँ। तो वो था, अच्छा लगा श्वेता, क्योंकि एक तो न्यूज़, हालांकि बहुत डांट खाई संजीव पालीवाल जी से, क्योंकि क्या है ना, एंकरिंग वाली न्यूज़ की आदत थी और यहाँ स्क्रिप्ट मुझे लिखनी थी, तो मैंने लिखना जो सीखा वो जिंदगी लाइव से सीखा। और फिर एक ऐसा शो गढ़ना जिसमें कि एक कॉमन आदमी प्रेजेंट हो। हाँ, और नहीं कहा जाता था कि कॉमन आदमी सेलिब्रिटी है, उसको सेलिब्रिटी बनाओ। तो वो तो बहुत ही डिफिकल्ट एज एन एंकर, इट इज सो डिफिकल्ट टू वीव अ शो जिसमें कि आप कह लीजिए, मतलब हर कोई चिपक जाए। अगर करीना कपूर बैठ के बोल रही है, अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं। मेरी सोच बदली है श्वेता इस बात को लेकर। मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते मैं आपको बताती हूँ, हमने जिंदगी विद रिचा, अब जिंदगी लाइव का डिजिटल फॉर्म जिंदगी विद रिचा हो गया। अगर आप मेरे एनालिटिक्स खोल के देखिए ना, तो मेरी आई थिंक टॉप की 4 या 5 जो सबसे ज़्यादा व्यूड एपिसोड्स हैं वो सब कॉमन पर्सन के। हमें लगता है, मुझे कई बार लगता है मीडिया इज ऑब्सेस्ड विद सेलिब्रिटीज। जब मैंने वो कहानी दिखाई कि एक लड़के ने, कितना गरीब लड़का था, इलेक्ट्रिशियन का बेटा था, और एक वो मुस्लिम बच्चा था, उसने गुजरात में वो यंगेस्ट IPS बना 22 साल की उम्र में, उसके व्यूज़ मेरे सारे सेलिब्रिटीज से ज़्यादा हैं। जब मैंने अनु कुमारी की स्टोरी बताई कि कैसे एक माँ ने 2.5 साल अपने बच्चे से दूर रह के UPSC की तैयारी की, और UPSC टॉपर थी वो, आई थिंक 2019 अनु कुमारी। आप देखो, अनु कुमारी के व्यूज़ मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट से ज़्यादा हैं। तो ये कई बार ना हमको लगता है, और ये सीख, और मैं सच बताऊं, मेरे लिए भी आम जनता, आम लोग ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटीज़ बन गए जिंदगी लाइव करते करते। जब मेरे सामने इतनी डिस्टेंस पे एसिड अटैक सर्वाइवर बैठी होती है, वो मुझे अपनी बहादुरी की कहानी बताती है, तो लगता है हम क्या हैं, कुछ नहीं है। कौन कौन से ऐसे गेस्ट थे जिन्होंने आपको छू लिया, आपको तब्दील कर दिया, रिचा अनिरुद्ध बना दिया? नहीं, मैं आपको बताऊं श्वेता, जैसे अभी आपने पहले कहा ना कि, और मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई क्यों मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है। कई बार लोगों को नहीं लग सकता कि अरे ये दिखावा कर रही है, कि ढोंग, मॉडेस्टी का दिखावा। मैं सच बताऊं, मुझे अपना कोई भी काम बहुत बड़ा, या मैं अपने आप को बहुत महान या कुछ भी, मैं बहुत ईमानदारी से आज बोल रही हूँ, मुझे इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि जिन लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं ना श्वेता, हर गेस्ट ने ना मुझे बहुत छोटा फील कराया है, इन द सेंस नॉट उन्होंने, बट जैसे मैं रेडियो पे बिग हीरोज शो करती थी, हर हफ्ते एक ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवा या कुछ काम कर रहा है, तो क्या होता है ना, बड़े बड़े CSR वाले कॉर्पोरेट्स कुछ करते हैं, मुझे वो कुछ नहीं लगते। जब मैं एक आदमी से पूछ रही हूँ कि अच्छा आप गरीब बच्चों को पढ़ाने जाते हो, अच्छा आप खुद कितना कमाते हो महीने का? कह रहा मैडम हो जाती है 12-15 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। तो बोलते इतने में घर चल जाता है, लेकिन आप इसके बावजूद इतना पैसा अपना ये लगा, तो जब 15,000 या 20,000 कमाने वाला कहता है ना कि 5,000 रुपये वो गरीब बच्चों को पढ़ाने में लगा देता है, या स्ट्रे एनिमल्स को खाना खिलाने में, या वृद्धाश्रम में, तो श्वेता वो बड़ा हुआ है या आप और हम? मुझे बताइए। बिल्कुल, है ना। तो मुझे इसलिए कभी अपने किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा नहीं समझ पाती मैं, मेरी मजबूरी हो गई है ये कि ये अपने संघर्ष, क्या है हमारे संघर्ष, आपको बताइए। ठीक है, पिता तो फिर भी डॉक्टर थे ना। मैं जब देखती हूँ कि वो बच्चा जिसके पिता ने खेत बेच दिया कि मेरा बेटा IAS बन जाए, और वो क्लियर करता है UPSC और वो IPS ऑफिसर बनता है,
अभी हमने एक स्टोरी की थी, उफ इतनी इंटरेस्टिंग थी। नितिन गडकरी जी का फोन आया मेरे पास, वो अच्छा उन्होंने कहा आपका एक पॉडकास्ट देखा, तो समझ नहीं आता कौन सा देखा। उस लेडी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था एज स्वीपर एंड शी रिटायर्ड एज द AGM। अभी पिछले साल वो रिटायर हुई। अब वो लेडी का जब मैं संघर्ष देख लेती हूँ, जो स्वीपर थी, 7th पास थी, उसने धीरे धीरे 10th का बोर्ड, फिर 12th का एग्जाम, और धीरे धीरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो इंटरनल एग्जाम्स, वो AGM बन गई। कितनों के लिए वो प्रेरणा बन सकती है। कितने के लिए ना। तो मैं तो इन लोगों से प्रेरणा लेती हूँ। मुझे लगता है मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तो चाहे किसी की पर्सनल स्टोरीज रही हो या किसी ने अपना छोड़ के समाज के लिए किया हो। मैं 2 तरह के इंटरव्यूज करती हूँ सबसे ज्यादा, अगर आपने देखा हो। सेलिब्रिटीज भी बीच बीच में करती हूँ, बट ज्यादातर मेरे ये होते हैं नायक और मिसाल। मिसाल वो जिसने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर लिया, नायक वो जो दूसरों के लिए कर रहा है। आप में तब्दीलियां आई ये प्रोग्राम करके? मुझे लगता है कि आती है। बहुत मैं 2007 के पहले वाली जो ऋचा अनिरुद्ध रही होगी वो मैं हूँ ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं ना बदल गए, मैं कहती हूँ बदलते नहीं, लोग इवॉल्व होते हैं। अगर नीलम कटारा मेरे सामने बैठ के कह रही है, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आप वायमी नहीं कहती हैं, आपके बेटा को मार दिया गया, इतना केस चल रहा है, आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, पूरा परिवार बिखर जाता है। और वो लेडी जब ये कहती है कि मेरे जीवन के 50 साल जब बहुत अच्छे थे तब तो मैंने नहीं कहा वायमी, अब मैं क्यों कहूँ वायमी। तो उसके बाद श्वेता, मैं कभी जीवन में अगर मेरा इंक्रीमेंट अच्छा नहीं लगेगा तो क्या मैं कह पाऊंगी वायमी? या किसी की ऑडी मर्सिडीज देख के मैं सोच पाऊंगी कि मेरे पास क्यों नहीं है ऑडी मर्सिडीज? आप समझ रहे हैं, मुझे कभी होता ही नहीं, ये सब खत्म हो गया। इसलिए मैंने आपसे कहा ना, सक्सेस का शायद पहले मेरे अंदर कभी रहा होगा, मुझे नहीं पता, पैसा या बड़ी गाड़ी या बंगला, मुझे अब नहीं लगता है। बहुत है मेरे पास, लेकिन उसकी भूख नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने इन लोगों को देखा है। अच्छा, जैसे आजकल हम देखते हैं कि एक क्विक सक्सेस लोगों को चाहिए, है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके पीछे वजह क्या देखती हैं आप? मतलब क्विक, ये जेन ज़ी की ये बीमारी है या कैसे? मुझे लगता है धीरे धीरे बढ़ ही रही है। हमारे समय में भी कुछ, हमारे समय में नहीं रही होगी, क्विक सक्सेस मिलता ही नहीं था किसी को, तो थोड़ा बहुत मेहनत। हमारे समय में ये चीजें ज्यादा थी कि कोई चालाकी कर ले, कोई अपने साथ वाले के पत्ता काट के हम लोग कहते थे कि ये आगे बढ़ जाए, वो चालाकियां हो सकती थी, लेकिन उतना टाइम तो सबका लगता था। स्टोरी प्राइम टाइम में नहीं चली, गिर गई, उससे भी प्रॉब्लम है। मैंने तो ये तक सुना है, मेरे मेकअप आर्टिस्ट कहते थे कि वो दूसरी एंकर्स कहती हैं कि रिचा का तुम मेकअप ज्यादा अच्छा करते हो, हमारा नहीं करते। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो काम है वो तो काम है, जिसको जितनी एंकरिंग करनी है वो सबको करनी है। बट मैं आपको बड़ा मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। एक लड़की आई थी जो एक चैनल में जिसमें काम करती थी, तो मुझे HR ने स्पेशली बुलाया। उसने कहा, इसका जब इंटरव्यू हुआ ज्वाइनिंग का, तो कि तुम क्यों आई हो? तो उसने कहा मैं ऋचा अनिरुद्ध बनना चाहती हूँ, इसलिए आपके चैनल पे आई हूँ। तो HR ने कहा वैसे नॉर्मली बुला के बताते नहीं, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं बाद में। ठीक है। फिर वो लड़की मिली मुझसे, बहुत मैम ह्यूज फैन, ये वो, ठीक है। उसके 1-2 महीने बाद फिर मिली कॉरिडोर में, बोली मैम मैंने इसना रिजाइन कर दिया। मैंने कहा अरे क्यों, कैसे? बोली मुझे क्या लगता था आपको टीवी पे देखे कि बढ़िया सजना धजना है, बढ़िया कपड़े पहनने और आके टीवी पे बैठ जाना है स्क्रीन कैमरे के सामने। बोली अब मैं देख रही हूँ आप तो कितना काम करती हैं सुबह से रात तक, और ये तब की बात है जिंदगी लाइव स्टार्ट हो गया था। बोली मैं देखती हूँ आप सुबह आती हैं, फिर अपना पूरा लिखती हैं काम, फिर जब 2 दिन शूट करती हैं तो आप पूरे 10-10, 12-12 घंटे जिंदगी लाइव शूट होता था। एक एपिसोड सुबह, एक एपिसोड शाम, और सैटरडे संडे में होते थे, तो 4 एपिसोड शूट होते थे, और एक एपिसोड शूट होने में मुझे 4-4, 5-5 घंटे लगते थे। जब उस लड़की ने वो देखा तो पता है मुझसे क्या बोली श्वेता? कहती मुझे ये नहीं करना था। बोली मुझे ऋचा अनिरुद्ध बनना तो था, बट इतनी मेहनत करके मेहनत नहीं करनी है। बट आई लव्ड द ऑनेस्टी। उसने कहा मैम मैं जा रही हूँ, दूसरी कहीं जगह मैं ज्यादा पैसा कमा लूंगी कम मेहनत कर। बोली नहीं बनना ऋचा अनिरुद्ध अब। ऐसे आई एम इम्प्रेस्ड। अब के बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, उनको तुरंत आते एंकर कितनी जल्दी बन सकते हैं, सैलरी कितनी होती है, इस सब का होता है। हम उस समय, हमें सिर्फ एक नौकरी चाहिए थी श्वेता, कि हम अपनी जड़ें जमा पाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो परिवार ये कहता था कि अरे पता नहीं क्या करने दिल्ली गई है छोटी सी बच्ची, जो मजाक उड़ रहा था, जो तरह तरह के ताने सुनने पड़ रहे थे, जो फैमिली ने बॉयकॉट किया था, हमको तो उसके खिलाफ अपने आप को सिर्फ एस्टैब्लिश करना था, साबित करना था कि हम कुछ कर सकते हैं जीवन में। तो अब शायद वो स्ट्रगल्स शायद नहीं है बच्चों के, या जिनके होंगे आज भी, शायद छोटे गाँव, छोटे कस्बों के बच्चों में होंगे वो। हम शायद अपने आसपास के बच्चों को देखते हैं, जेनजी को देख रहे हैं, इनको सब कुछ फटाफट चाहिए। अच्छा, आपके बतेरे प्रोग्राम मैंने देखे हैं और अभी भी बहुत गौर से मैं देख रही थी, और आपने एंटरटेनमेंट भी कुछ समय कवर किया। आप मुझे एक बार मिली थी लैक्मे इंडिया फैशन वीक में, इफ यू कैन रिकॉल। अच्छा, वो कौन सा होटल था? हाँ, और मुझे कुछ नहीं आता, पता था फैशन के बारे में। तो लेकिन आपको कभी फिल्मों के लिए ऑफर नहीं मिला?
नहीं नहीं, ऐसा थैंकफुली नहीं हुआ। बट एक दो फिल्मों मतलब माय नेम इज खान में अब आई है, दिखा है मुझे, देखा है। तो माय नेम इज खान में तो वो था कि चैनल के पास आया होगा कि शायद 2 एंकर से ये जो खबर पढ़ रहे हो। फिर पीके में राजू ईरानी चूंकि अच्छे से दोस्त हैं तो उन्होंने कहा इसमें एक शॉट दे दो तुम, तो वो दे दिया था वैसे ही। मतलब लीड के लिए नहीं। एनीवेज, हम चलते हैं। आपने शुरू में कहा था कि आप गाती भी थी और जाहिर सी बात है जो कि पंडित रविशंकर जी के साथ रहेगा उसमें संगीत के गुर कुछ ना कुछ तो होंगे। आपने अपनी बेटी को गाना सिखाया, हाँ, आपने वहाँ क्या क्या सीखा संगीत के लिहाज से अगर हम देखें? नहीं देखिए क्या था, बचपन में क्लासिकल म्यूजिक मैंने भी सीखा था और जैसे वही कहते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स उसमें मेरे पीछे नहीं पड़े कभी। तो जैसे 10th 12th तक आते आते पढ़ाई बोर्ड छूट गया तो मुझे कई बार शिकायत होती है कि क्यों नहीं पीछे पड़े मेरे। बिल्कुल, हम लोग कहते हैं ना पेरेंट्स पीछे क्यों पड़ते हैं, मुझे तो शिकायत है क्योंकि जो था ना कि अगर मीडिया में नहीं आती तो मैं म्यूजिक में कुछ करती। म्यूजिक मेरा पैशन है। अगर मैं दुखी हूँ तो मुझे गाने सुनने हैं, अगर मैं खुश हूँ तो गाने सुनने। नहीं, इस बात का एहसास मैं कर सकती हूँ क्योंकि देखिए आप पंडित रविशंकर जी के साथ जुड़ी और आज तक जुड़ी हुई है। हाँ, वो तो खैर बहुत ही अलग तो लेवल का मतलब अटैचमेंट आपको है। कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट तो था ही ना। तो नहीं, तो उसके बाद क्या हुआ था, झांसी में स्पिकमेके शुरू हुआ था। स्पिकमेके एक संस्था है जो स्कूल्स कॉलेजेस में बड़े क्लासिकल म्यूजिशियंस के शो कराती है। तो मैं उसकी पार्ट बन गई क्योंकि मैं हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलम में बहुत एक्टिव थी। फिर जब दिल्ली आई थी 2001 में, जब छोटी बेटी को लेकर आई थी, तब किसी को पता चला, कनू दीदी के हैं, कि रविशंकर जी के यहाँ एक लड़की की जरूरत है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा कुछ नहीं कि म्यूजिक उनका, मतलब मैं उनको सुनती थी वैसे, बट तो मैं तो उनका ऑफिस संभालने गई थी, सेक्रेटरी टाइप का काम था, उसके लिए जुड़ी। लेकिन श्वेता वो तो अलग ही इंसान थे, वो कभी अपनी म्यूजिक की बात ही नहीं करते थे ऐसे। मतलब हम लोग देखते थे अच्छा गुरुजी रियाज कर रहे हैं, म्यूजिक बड़े बड़े म्यूजिशियंस उनके आते थे। साल में एक बार रविशंकर सेंटर पे फेस्टिवल होता है, वो आज तक होता है और उसका संचालन आज तक मैं ही करती हूँ प्रो बोनो। कभी मतलब अगर वो फेस्टिवल है तो मैं 4 काम छोड़ देती हूँ। अभी 4 दिन पहले मिसेस रविशंकर का मैसेज आ गया कि फरवरी की 3 डेट्स लॉक कर दो, तो लॉक हो गई। अब दुनिया की कोई ताकत मेरी वो डेट्स नहीं चेंज कराएगी। ये मेरा कमिटमेंट गुरुजी के लिए है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मैंने कपिल शर्मा शो पे भी कहा था, गुरुजी से संगीत नहीं सीखा, गुरुजी से जीवन सीखा। गुरुजी से शायद कुछ तमीज़ सीखी जो शायद मुझ में नहीं होती, लेकिन उनके साथ रह के सीखा कि वो घर की मेड से कैसे बात करते थे ना श्वेता, वो उसको भी बेटा बोल के, आज बेटा खाना बहुत अच्छा बना है। वो अगर कोई पत्रकार है, कोई भी आएगी लड़की, अरे बड़ी सुंदर साड़ी पहनी है तुमने, वो ये बात करेंगे तुमसे। मुझे तो बहुत ज़्यादा। और आखिरी था ऐसा जब आई थिंक हम लोग हमेशा कहते हैं शायद वो जानते थे कि वो इंडिया वापस नहीं आ रहे हैं। 2012 में उनकी डेथ हुई ना, दिसंबर में, अभी 12 दिसंबर। तो फरवरी में जब वो जा रहे थे तो पता नहीं कैसे अपनी वाइफ से बोले कि इसने काम तो हमारे यहाँ 1 ही साल किया लेकिन इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो मैंने ऐसे ही मैंने कहा गुरुजी कोई बेवकूफ़ होता है जो आपका साथ छोड़ दे, मतलब आपका आशीर्वाद मिल रहा है। और पहली बार मतलब मेरा एसोसिएशन कितने साल का, 11-12 साल का था, श्वेता उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोले खुश रहो। और मैं आज तक ये मानती हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। आई एम ब्लेस्ड। मैं उनका हाथ पकड़ के उनको स्टेज पे बिठाती थी और जब तब ना उनके हाथ काँप रहे होते तो मैं सोचती थी इनके तो हाथ काँप रहे हैं, सितार कैसे बजाएंगे। फिर मैंने वो डिविनिटी देखी है कि 80-85 साल के होते 88-90 उनके हाथ काँप रहे होते थे, वो चल नहीं पा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चलते थे। बिल्कुल मैं उनको पकड़ के स्टेज पे ले जा रही हूँ, बट जब वो एक बार बैठ जाते थे तो 2 घंटे सीढ़ी फोर्ट में क्या मैजिक वो क्रिएट करते थे। मैंने हमेशा उनको विंग्स में बैठ के सुना। तो गुरुजी, आपको पता है आज भी मेरे लिए साल के 4 दिन, शायद आपने कहीं बताया, गुरु पूर्णिमा, गुरुजी का बर्थडे 7 अप्रैल, डेथ एनिवर्सरी 12 दिसंबर और सरस्वती पूजा। अगर मैं दिल्ली में हूँ और बीमार ही नहीं हूँ तो मैं सेंटर जाऊँगी। मैं 3 दिन पहले भी सेंटर गई थी। ये मेरा उनके साथ अपना बस इतना ही है। थोड़ा सा कुछ गा के सुनाइए ना। हाँ, तो म्यूजिक, कमिंग टू म्यूजिक, मैंने अब सीखना शुरू किया वापस। हाँ, तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, ये अच्छा रहेगा। लेकिन बात मुझे लगा कि मेरा एक पैशन बचपन का रह गया, बेसुरी होती जा रही हूँ। तो शंकर महादेवन की ऑनलाइन एकेडमी है म्यूजिक की, अब पिछले 2 साल से वापस सा लगाना सीख रही हूँ। ऑनलाइन म्यूजिक वीकली। अगर शिद्दत हो, अगर चाहत हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है शिद्दत से चाहे। मेरा बार छूट जाता था म्यूजिक, कई बार जीवन में शुरू करने की कोशिश की, फिर छूट गया, फिर कुछ हुआ।
तो अब मैंने कहा कि अब तो ऐसी एज आ गई कि सुबह 6 बजे उठ के मैं अपना हफ्ते में एक बार म्यूजिक क्लास कर सकती हूँ, तो उसमें वीकली क्लास होती है। तो मैं सुनूंगी। क्या अगर बेसुरा होगा तो प्लीज एडिट कर देना, और क्योंकि जरूर अच्छा गाती होंगी नहीं, आप। नहीं। आप मालिनी अवस्थी जी की बेस्ट फ्रेंड है। जरूर अच्छा मुझे गाती होंगी। म्यूजिक मेरा पैशन है, बट मैंने सुर जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते। ब्यूटीफुल। नो, यू आर अ ग्रेट सिंगर, यू गुड, अरे नहीं, यू गुड। कोशिश करती हूँ बस कि अपने लिए गा लूँ थोड़ा। सो इसमें थोड़ा मालिनी जी में हेल्प किया, मतलब उनके साथ? दीदी ने सुना नहीं कभी। दीदी ने मेरी बेटी को सुना है, बट मैं किसी के सामने नहीं गाती अभी। बट उनके साथ भी आपका जो एसोसिएशन है ना, मतलब इट्स अ ग्रेट बॉन्डिंग। मैं उनको दीदी बोलती हूँ। और आज की डेट में श्वेता कितनी व्यस्त है वो, है ना, लेकिन और कितने लोग ऐसे होंगे। मैं साल में एक बार, मेरा सारा साल का एक उत्सव जो होता है वो गणेश जी, गणपति पे हम 5 दिन के लिए गणपति बिठाते हैं, 5वें दिन विसर्जन होता है। और आज हम 2025 में बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से 12 या 13 साल हो गए। मालिनी दीदी बीच में 1 या 2 बार छोड़ के हर साल मेरे यहाँ आती हैं और अपनी हाजिरी लगाती हैं, बस आती हैं। और मतलब घर का माहौल है, ऐसा तो नहीं कि कोई कमर्शियल कुछ वो है। और अच्छी बात यह है कि वो लखनऊ है, बैंगलोर है, बॉम्बे है, वो कई बार स्पेशली फ्लाइट लेकर गणपति के लिए आती हैं, इसलिए नहीं कि बस हम पड़ोस में रहते हैं तो आ गए। तो इस चीज़ के लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ कि उन्होंने मेरे उस उत्सव की रौनक है। कई बार लोग पूछते हैं कि जिस दिन मालिनी जी आ रही ना हम उस दिन आएंगे, तो मुझे लगता है मैं सारी जनता को मालिनी दीदी वाले दिन कैसे बुला सकती हूँ। वो उनका जो अफेक्शन मेरे लिए हमेशा रहा है, हमारे गणपति, हमारे उत्सव के लिए। और वो हमेशा ये तारीफ करते हैं कि रिचा तुम साल में एक दिन ऐसे सबको जोड़ लेती हो, तो सब दोस्त आ जाते हैं सब। तो उनसे मेरा एक बहुत ही, लोगों को लगता है कि हमारा सोशल मीडिया का है या किसी मतलब का रिश्ता है। कई बार सोशल मीडिया पे मुझे 1-2 लोगों ने ताने दिए कि अरे क्योंकि उनके पति अधिकारी हैं, IAS अधिकारी। जब मेरी उनसे दोस्ती हुई थी, पहचान हुई थी, मुझे पता भी नहीं था उनके हस्बैंड क्या करते हैं। बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ, मेरे एक दोस्त ने उनसे मिलवाया था मुझे, उनका एक कार्यक्रम था, उसका मंच संचालन करना था, बस मुझे थोड़ी पता था उनके हस्बैंड कौन है। धीरे धीरे वी बोथ ग्रू फॉन्ड ऑफ ईच अदर, और अब ऐसा रिश्ता हो गया कि हम एक दूसरे को अपनी सहेली भी कहते हैं, बहन भी कहते हैं। और बस नहीं, शी इज ऑसम। एक बार आप जुड़ जाओ तो अपना लेती हैं। हाँ, वो एकदम, तो वो उनका बड़प्पन है, मुझे लगता है उसमें मेरा कुछ नहीं है, उनका बड़प्पन है। जैसा मैंने कहा कि एफर्ट करके मेरे गणपति उत्सव में आना कितनी बड़ी बात है। मेरे लिए वो चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। आपकी जिंदगी का एक पहलू और भी है जो अमिताभ बच्चन जी के साथ जुड़ा हुआ है, और मुझे लगता है शायद ही कोई दर्शक होगा, शायद ही कोई शख्स होगा इस धरती पर जो उनको नापसंद करता हो। हाँ, तो उनके साथ जुड़ना कैसे हुआ, ये कहानी मैंने आपसे सुनी है। मैनिफेस्टेशन है। और एज अ जूनियर रिपोर्टर आपको असाइनमेंट दिया गया था और आपने उसमें उनका इंटरव्यू भी किया था मनाली में। हाँ, आप उसमें सफल रही। लेकिन ऐसा क्या कैरिज्मा है उनमें, अमिताभ बच्चन में, क्योंकि आप उनको क्लोजली जानती हैं, उनके KBC में आपने शिरकत की है। एक तो ये कि 2004 में जब मैं मिली तो उसकी भूमिका भी मैंने 1996 में बनाई थी कि मैं एक दिन अमिताभ बच्चन से आमने सामने मिलूंगी, भीड़ में नहीं मिलूंगी। ये भी मैनिफेस्टेशन था। अरे ऐसा हम भी बहुत सोचते हैं, होता नहीं है। पता नहीं, तब भी उस दिन भी यही हुआ था कि मैं पैदल जा रही थी, उनका घर पड़ा था रास्ते में और भीड़ थी, और मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो वो पूरा हुआ 2004, 8 साल बाद। मैं ना एक बात बोलती हूँ श्वेता, मैं जब लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ तो सिर्फ पंडित रविशंकर या अमिताभ बच्चन जी नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे सब बड़े लोगों की ना कुछ ट्रेड्स आपको बहुत कॉमन मिलेंगे। इन दोनों के भी मुझे कुछ ट्रेड्स बहुत कॉमन मिले। दोनों की समय की पाबंदी। मैं KBC के सेट्स पर जाती थी। उससे पहले जब एक्सपर्ट वाला राउंड नहीं होता था तो मेरा एक दोस्त KBC में काम करता था, तो कहता था भाई वो कभी लेट नहीं होते, अगर कॉल टाइम 10 है तो 10 बजे सेट पर है। और उससे पहले वो आके तैयार होके पूरा टेलीप्रॉम्प्टर, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं KBC के सेट पे। आपको पता है ये बात? वो पहले PCR में जाते हैं, वो पूरा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि उनके सामने बस आ गया और उन्होंने पढ़ दिया।
तो अंदर जाके पहले पूरा, तो हम लोग को ना रिपोर्ट मिलती रहती है कि जैसे वहाँ पे सब लोग AB बोलते हैं, AB हैज़ अराइव्ड, अच्छा अब नाउ AB इज़ रेडी, नाउ AB इज़ रीडिंग द स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद सेट पर आते हैं। ठीक है, हम तो एक्सपर्ट की तरह बैठे हुए हैं, वो तो पूरा संचालन कर रहे हैं। तो पहले हम लोग मुंबई जाते थे वहाँ सेट पर, तो मैं देखती थी शूट कभी कभी रात 12 बजे ख़त्म हुआ है। मुझे लगता था थक गए होंगे ना सर, हम भी बैठे बैठे थक गए होंगे, कितना थक गए होंगे, लेकिन नहीं, वो ऐसे जैसे वो बने होते थे ना, सेक्शंस बने होते हैं ऑडियंस, हर सेक्शन पे जाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, हर एक्सपर्ट के साथ उनकी फ़ोटो फिक्स होती थी। तो जैसे हम तो वेट करते थे, जैसे शूट खत्म होगा सर के साथ फ़ोटो खींचनी है, हमारे साथ खिंच गई, जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ खिंच गई, फिर जितने ऑडियंस है उनके साथ फ़ोटो खिंचेगी, और जितनी इज्जत वो आपको देंगे। ये मैं पंडित रविशंकर के साथ भी मैंने आपसे कहा, वो मैंने बच्चन सर के साथ भी देखा। अपने से छोटे को सम्मान देना को इन दोनों से सीखे। आप उनकी वैन में अगर उनसे मिलने जाएंगी तो वो दरवाज़ा खोलेंगे। मनाली में चूँकि मैंने उनका इंटरव्यू उनके कमरे में लिया था, तो आपको वो सी ऑफ करेंगे पूरा दरवाज़ा खोल कर, ऐसा नहीं कि वो अपना बैठे हुए हैं और आप चली जा रही हैं, नहीं। ऐसे इंटरव्यू हुआ, मैं उठी, वो उठे, उन्होंने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। ज़रूरत नहीं थी श्वेता इस चीज़ की, आप समझ रहे हो, इतनी बड़ी हस्ती। और जैसे आपने कहा मैं एंटरटेनमेंट रिपोर्टर रही हूँ, कई बार ऐसा लगता है किसी सेलिब्रिटी से मिलने के बाद उसकी छवि ना वो तो अच्छा ठीक है, सीरियसली है ना, वो आपको पहले बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद आपको लगता है अच्छा, ये ऐसा तो बहुत हुआ। हाँ। बच्चन सर वो छवि नहीं टूटने देते, पंडित रविशंकर भी वो छवि नहीं टूटने देते थे। वो आपसे इतने प्यार से मिलते थे, इतने प्यार से मिलते थे कि आप जितने फ़ैन बन के आए थे ना, आप उससे और बड़े प्रशंसक उनके बन जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है मैं बच्चन सर से जितनी बार मिली, पंडित रविशंकर के साथ तो मैं 1 साल पूरा रही वहाँ पर, लेकिन बच्चन सर से मैं जितनी बार मिलती हूँ, आई बिकम अ बिगर फैन ऑफ हिज। तो मुझे लगता है अब 2004 से 2025 आ गया, 21 साल हो गए, मैं आज भी उतनी ही बड़ी प्रशंसक हूँ। एक इंसिडेंट बताती हूँ, एक शो था, कपिल शर्मा और सोनू सूद आए थे उनके से, और मैं एक्सपर्ट में थी। कोविड के बाद से एक्सपर्ट यहीं, अगर हम नोएडा में तो अपने घर में बैठे, शूट हो रहा है, हम पूरा सुन रहे हैं और पूरा गेम खेल रहे हैं। तो कपिल ने भी कहा कि सर मैंने बचपन में शायद आपको चिट्ठी लिखी थी, ऐसा उन्होंने कहा। फिर सोनू सूद ने कहा कि मैंने आपको पोस्ट कार्ड लिखा था, फिर आपका एक जवाब आया था, ऐसे कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा था। तो जब बच्चन से लास्ट में थैंक यू बोलने आते हैं ना एक्सपर्ट के पास, तो मैंने कहा सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोले हाँ कहिए। मैंने कहा सर मेरे पास मोबाइल पे बहुत मैसेजेस आपके रहते हैं, मैं बहुत उनको संजो के रखती हूँ, लेकिन मेरे पास आपका कुछ भी हैंड रिटन नहीं है, तो ये मुझे अफसोस रहेगा। बात खत्म हो गई, बाय बाय हो गई। 2 दिन बाद उनकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है कि प्लीज़ गिव योर पोस्टल एड्रेस। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बच्चन सर हैज़ टू सेंड हिज हैंड रिटन नोट टू यू। वाह। श्वेता दिन भर वो कितने लोगों से मिलते होंगे, कितने लोग क्या क्या फरमाइशें उनसे करते होंगे, कौन इतना। उसके बाद इतना सुंदर ऐसे बिल्कुल शादी के कार्ड जैसा एक पूरा आया, एंड उसमें उन्होंने हैंड रिटन मेरे लिए 2 लाइन लिख के भेजी थी। यू डिजर्व इट। आई डोंट नो, बट वो उनकी मानता है। हाँ डेफिनेटली यस। एक बार दिवाली से जस्ट पहले कोई शूट था, तो मुझे लगा, आराध्या तब छोटी थी, तो मैंने सोचा आराध्या के लिए एक सूट ले चलती हूँ, तो मैं लेके गई, मैंने सर को दिया। मैंने कहा सर आराध्या के लिए लाई थी दिवाली गिफ्ट, बताइएगा कैसा लगा। बट बताइएगा कैसा लगा की बात मुझे उम्मीद नहीं थी, आप समझ रहे हो कितनी गिफ्ट्स उनके आती होंगी। कुछ दिन बाद एक मुंबई के नंबर से फ़ोन बजता है, मैं फ़ोन उठाती हूँ, आवाज़ आती है, इज़ दैट रिचा अनिरुद्ध? मैंने कहा यस। बोली हाय दिस इज़ ऐश्वर्या राय। मैंने कहा पता कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा मेरे से। देन शी सेड कि आपने आराध्या के लिए एक सूट भेजा ना, थैंक यू सो मच, इट्स सो नाइस। उसके बाद ऐश्वर्या ने 15 मिनट मुझसे बात की, एंड नॉट लाइक एन एक्ट्रेस और अ सेलिब्रिटी, लाइक अ मदर, कि हाँ मैं भी, मुझे ना आराध्या को ऐसे कॉटन पहनाना अच्छा लगता है, ऐसे। उस दिन मैंने सोचा कि देखो जो संस्कार होते हैं ना, वो ऐसे बड़ों से बच्चों को ऐसे मिलते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कह दूँ दर्शकों से कि वो जो टाइम की पंक्चुअलिटी की आप बात करें ना, आपने मुझे 5:30 का टाइम दिया था, लेकिन आप 5:07 पे यहाँ आ चुके थे। मेरी कोशिश रहती है, मतलब जब मुझे लगा कि मैं लेट होने वाली हो सकती हूँ, तो आपको इन्फॉर्म। तो मैंने क्या कहा, पंडित रविशंकर एंड अमिताभ बच्चन जैसे लोग ना, वो जीते जागते मास्टर क्लास हैं। आप सिर्फ उनको देखकर, मिसेस रविशंकर बताती हैं कि एक जगह कहीं जाना था, वो लेट हो गई तैयार होने में, तो रविशंकर जी उनको छोड़ के चले गए, क्या जाना पीछे दूसरी गाड़ी से। गुरुजी ने कहा मैं लेट थोड़ी पहुंचूंगा वहाँ। सीखने वाला भी होना चाहिए। हाँ हमें सीखना चाहिए। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब बिना सिखाए बहुत कुछ सिखा जाते हैं, है ना। मुझे तो कई बार, मैं जब अपने स्टाफ से डील कर रही होती हूँ कुछ हूँ, तो मुझे याद रहता है कि गुरुजी कैसे करते थे। जब मैं सिर्फ उनकी एक सेक्रेटरी थी, उस समय जब वो कई बार सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े लोगों से मिलने से मना कर देते थे, फिर मुझसे कहते थे इशिता कब से नहीं आई, हमको उसका गाना सुनना है, उसको लेकर आओ। सरस्वती पूजा में श्वेता बड़े बड़े आर्टिस्ट म्यूजिशियंस गुरुजी के सामने बैठे हैं, विष्णुमोहन भट्ट जी हैं, कोई है, सब परफॉर्म करें क्योंकि गुरु के सामने। उसके बाद मेरी बेटी ना पीछे बैठी होती थी छोटी सी, इशिता इधर आओ, उसको बोलते थे गाओ। क्या ये उसको आता था, उसका सारे गामा।
उसको सब बड़े बड़े म्यूजिशियंस सामने बैठ के गवाते थे, और बच्ची गाती थी। गुरुजी की डेथ से 1 महीने पहले मेरा उनसे उस समय स्काइप होता था ना, तो मैं बाई चांस उस समय लंदन में थी, आई वाज अ शिवनिंग स्कॉलर। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ श्वेता, जो हमारा बहुत करीबी होता है ना, हम कई बार उसी को कष्ट बिल्कुल नहीं देना चाहते। मैंने कभी गुरुजी को 10 साल में अपने घर आने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था मैं इनसे कहूँगी कि आप मेरे घर खाने पे आइए तो वो आ जाएंगे। आप भावुक हो रही हैं। एंकर्स भावुक नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने उन्हें कभी अपने घर खाने को नहीं बुलाया, कभी मैं कुछ कहती नहीं थी उनसे। वो अपने आप, तो उनके जाने के बाद मैंने उनकी वाइफ को अपने घर खाने पे बुलाया था। ऐसे थे वो। तो मुझे लगता था कि अभी कहाँ इशिता को कहाँ ले जाऊँ गुरुजी को, तो वो कहते थे उसको लेकर हमें उसका गाना सुनना है। तो ऐसी क्या हुआ, लंदन में स्काइप पे मैं उनकी वाइफ से बात कर रही थी। हमें पता था उस समय गुरुजी 1-2 महीने लगातार इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स, उनको ऑक्सीजन ट्यूब लगी थी। मुझसे ना आई लव्ड हिम सो मच कि मुझे ये नहीं कहा जा रहा था कि मुझसे बात कर सकती हूँ क्या, मुझे लगा नहीं वो परेशान होंगे। तो चिन्मा ने कहा, हे यू वांट टू टॉक टू गुरुजी, वैसे बोलती हैं, हे यू वांट टू टॉक टू गुरुजी। मैंने कहा चिन्मा यू आर आस्किंग, मतलब श्वेता, ओ माय गॉड, वो बेड पे थे, ऑक्सीजन लगी है, सब कुछ है, जस्ट 1 month बिफोर हिज डेथ, नवंबर की बात है। कैसी हो? गुरुजी ठीक। अनिरुद्ध कैसे हैं? इशिता कैसी है? माँ कैसी है? इशिता गा रही है ना, आपको लगेगा ये व्यक्ति बीमार है, और मैं कह रही हूँ गुरुजी सब ठीक है, आप ठीक हो ना, आप अपनी तबीयत। नो, ही वाज सो कंसर्न्ड अबाउट एवरीवन। एंड मतलब मुझे तो लास्ट मैसेज ये देके गए कि इशिता से कहना गाना नहीं छोड़ेगी कभी। उनको बहुत था कि बच्चे गाते रहें। मैंने कहा गुरुजी मैं बोलूँगी, मैं आज भी कई बार उसको बोलती हूँ कि गुरुजी कहते थे तुम गाओ, तुम रियाज करो, ये करो। उसको हमेशा उन्हीं का नाम लेकर उसको डांटती हूँ मैं। दैट वाज हिम, आई वाज जस्ट हिज सेक्रेटरी। श्वेता, लोग, मैं देखती हूँ लोग अपने स्टाफ से कितना गंदे तरह बात करते हैं, कितना मिसट्रीट करते हैं। उन्होंने मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बात की भाई। वो सीखूंगी उनसे ना, कि आज जब मेरा स्टाफ होगा मुझे कैसे बात करनी है। हाँ, डांटते सब लोग हैं हम लोग, वो अलग बात है, बट उनकी ज़रूरतें। आज जब मेरा स्टाफ कई बार कहता है ना कि दीदी हम आपसे मांगने का सोच रहे थे और आपने कह दिया कि जैसे कभी चलो तुम लोग की सैलरी बढ़ा दी जाए, बहुत टाइम से नहीं ऐसे, तो मेरे स्टाफ हंसता है, कहता हम सोचते हैं कि आपसे कहें उससे पहले आप कर देती हो काम हमारा। ये सेंसिटिविटी भी तो है ना आप में, और शायद उसी के कारण आप एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट जमघट चला रही हैं बच्चों के लिए। हाँ, क्योंकि एक भावुक इंसान ही ये कर सकता है, जो देख सकता है अपने आसपास की समस्याओं को, सूंघ सकता है, पहचान सकता है, वही कर सकता है। हम सबके साथ, मतलब मुझे ऐसा लगता है तो मैं ज़्यादा हूँ, मतलब मेरा थोड़ा स्पिरिचुअल वो भी है, वो शो कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं इस धरती पर क्यों आई हूँ, इस तरह के सवाल कई बार ना हर 6 महीने में मुझे प्रॉब्लम करने लगते हैं कि जो मैं कर रही हूँ क्या यही करना था, यही क्या जीवन का उद्देश्य था, हो गया, सज धज के तैयार हो गए, पैसा कमा लिया, इज दिस ऑल। मैं इसमें आती हूँ हर 6-8 मंथ्स में मुझे दौरे पड़ने लगते हैं। लेकिन हाँ, ये था कि यही तो मकसद नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं है ये। फिर कोविड के बाद कुछ मेड्स आती थी जो अपनी बच्चियों को लेकर आती थी, तो मैं पूछती थी इसको तो काम पर नहीं रखना है। मैं हमेशा से इसके लिए बहुत कॉन्शियस रही कि मैं माइनर को नहीं रखूँ, लोग रख लेते हैं अपने घरों में, मैं नहीं रखती थी। वहाँ से फिर ये शुरू हुआ, ये थॉट आया कि अरे कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों की ना मेन स्ट्रीम पढ़ाई छूट गई है। मैंने ऐसे ही अपनी सेक्रेटरी से एक दिन कहा कि सामने एक मंदिर जाके एक बार देखो, पूछो भाई, कुछ फूल वाले के बच्चे मुझे दिखते हैं, कोई बच्चे पढ़ेंगे। श्वेता, बस इतना ही सा था, 2021 की बात है। उसने कहा, तो फूल वाले ने कहा वो तो कोविड का दौर था, 21, हाँ, उसने कहा हाँ ये 4-5 बच्चे हैं, इनको पढ़ा देना आप। फोटो है मेरी पहले दिन की, मैंने एक प्लास्टिक की कुर्सी ली, उस पर एक बोर्ड रखा, 7 बच्चे बैठे हैं, उनको कुछ तो मैं पढ़ा रही हूँ। आज 100 से ऊपर बच्चे हो चुके हैं हमारे यहाँ, और होते हैं फिर चले जाते हैं, फिर कभी 20 हो जाते, क्योंकि हमारा एम ये नहीं कि हम सड़क पे बच्चों को पढ़ाना है। जमघट पाठशाला का बहुत लोगों ने मुझे ना मेरा मजाक उड़ाया, आप अच्छा काम करिए ना, लोग बुराई करने आते हैं, क्या सड़क पे पढ़ा रही है बच्चों को। तो मैंने कहा ये बच्चे क्या बंगलों में रहते हैं? नहीं तो खुद तो करते नहीं, खुद तो कुछ करना नहीं है। अब तुम सर्दी में बच्चों को, मैंने कहा उनके घरों में हीटर नहीं है, गर्मी में पढ़ा रही हो तो उनके घर में एसी नहीं है। हम टाइमिंग्स थोड़े वो कर देते हैं, गर्मियों में हम थोड़ा सुबह अर्ली मॉर्निंग में 7-8 बजे, अब सर्दी आ गई तो हम 9 बजे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा छुट्टी करना नहीं चाहता। अभी AQI की वजह से मुझे छुट्टी करनी पड़ रही है, बट हमारा एम ये है कि हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर हम उनको स्कूल वापस भेजने के लिए इंस्पायर करते हैं, क्योंकि वो सब ड्रॉप आउट्स हैं। और जब श्वेता मैं उनकी ज़िंदगियों की कहानियाँ सुनती हूँ ना, मैं हिल जाती हूँ। मतलब जितना आपने कहा ना मैं चेंज ज़िंदगी लाइफ से हुई, उसके बाद हम और आप यहाँ बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बहुत समाज ये वो। जब एक बच्ची कहती है मेरे भाई को स्कूल भेज दिया, मम्मी मुझे नहीं भेज रही, तब आपको समझ में आता है आज का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जब 3 बच्चे आके कहते हैं कि हमारे पापा रोज़ शराब पी के हमारी माँ को मारते हैं और हमें भी मारते हैं, तब आपको समझ में आती है डोमेस्टिक वायलेंस।
अब एक बच्ची की वजह से मैं आजकल बहुत परेशान चल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ उसका क्या करना है। हमने उसको पढ़ाया, हमने उसको स्कूल भेज दिया। मैं संडे को स्कूल खोलती हूँ ताकि वो जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो भी संडे आ सके। हम सैटरडे बंद कर देते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस बच्चे मैंने 6-8 महीने मेहनत की है वो स्कूल जाएगा, वो बिगड़ भी सकता है या उसकी कोई प्रॉब्लम होगी जो मुझसे शेयर, तो हम उनको संडे बुलाते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं तो बताओ, हम उनका इलाज भी करवाते हैं। एक लड़की ने आके पता है क्या कहा, जिसको मैंने ही स्कूल में एडमिशन कराया था, बोली मैम मेरी पढ़ाई बंद हो रही है। मैंने कहा क्यों? बोली अभी एक बहन हो गई है छोटी, तो मम्मी कह रही है कि मैं तो अब नौकरी पे वापस जाऊंगी, मम्मी के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती है, तो उस बहन को कौन पालेगा? मैंने कहा 2 बच्चे थे, क्यों तीसरी बहन हो गई? और अब उसके लिए तुम्हारी पढ़ाई छोड़ाई जाए, बेटे की नहीं छोड़ाई जा रही है। आप देख रही हैं। सो द सन इज गोइंग टू द स्कूल। मैं श्वेता 2 महीने नहीं छूटे हुए 1 महीना हुआ है, मैं लगातार सोच रही हूँ क्या करूँ, इसको फिर NIOS करा दूँ, प्राइवेट करा दूँ, क्योंकि हम भी न्यूबॉर्न बच्चे को अपने स्कूल में नहीं रख पा। बोली या तो मैम आऊँगी, आपके यहाँ भी आऊँगी तो उस बहन को लेके गोदी आना पड़ेगा। मैंने कहा तो कैसे आओगी तुम? तो मैंने कहा बेटा फिर तो तुम घर ही रहो। बट मैं ना उस चीज़ को भूल नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ करना है। एक बच्ची को पोलियो था, कुछ दिन स्कूल नहीं आई, हम लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं आए, भाई पता चला उसकी माँ शादी कर रही है। झूठा आधार कार्ड्स बना के लोग शादी कर देते हैं बच्चे की। वो तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है वो चीज़। लेकिन फिर एक तरह ये होता है कि एक माँ आई थी कहने कि आप मेरे बेटे को कहीं हॉस्टल करा दो क्योंकि मेरा पति इसको मार देगा, वो शराब पी के मुझे मारता है, बेटा बचाने की कोशिश करता है। आपको पता है कल उस बच्चे की हमने उसका एडमिशन पंचशील बालक विद्यालय में कराया। कल उसने अपनी फोटो वीडियो भेजा, उसने कराटे में कुछ फर्स्ट आया है वो। जब वो देखती हूँ ना श्वेता, ये सारा मीडिया सब एक तरफ, मेरे लिए वो बहुत बड़ा हो गया है। वो छोटा सा ही कर रही हूँ, मतलब वो कोई चौक पे पेड़ के नीचे कुछ नहीं, सोसाइटी के बाहर से वो पेवमेंट्स नहीं होते हैं हमारे वहाँ सामने जो जगह है उस पेवमेंट पे हम लोग, और हमारी तो क्लासेस भी इससे नहीं हो सकती, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। तो हम बच्चा जब आता है तो उसकी वो देखते हैं, उसकी नॉलेज। कोई चाहता है कि कुछ भी नहीं आता तो फिर उस क्लास में बैठेगा जिसमें A E E ABCD सिखाना है 1 2 3। तो ऐसे 4-5 हमारे पास टीचर्स हैं, सैलरी टीचर्स हैं। और पता नहीं स्कूल कैसे चल रहा है। कोई मुझसे पूछता है कहाँ से, मेरे पास कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, कोई बड़ी कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं है, लेकिन स्कूल चल रहा है और 4 साल पूरे हो चुके हैं। वाह। हाँ। अच्छा कुछ लोग कहते हैं आप एक बंद कमरा क्यों नहीं ले लेते हैं कहीं कम, तो मैं ही सोचती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे आ ही कैसे रहे हैं। कोई ई-रिक्शे वाला जा रहा है, वो देख रहा है कि अरे वह बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं अपना बच्चा ले आता हूँ, देख के कोई सिक्योरिटी गार्ड जा रहा है, कोई मेड जा रही है, इन्हीं के बच्चों को तो पढ़ाना है। अगर अब मैं कमरे में बंद हो जाऊंगी तो मेरे वो 50 बच्चे 50 ही रहेंगे। लेकिन एक बात बताइए रिचा, जैसे मान लिया आपने किसी बच्चे को ना बेसिक शिक्षा वहाँ पे दे दी और जैसे आपको उसको आगे बढ़ाना है किसी स्कूल में, अब तो जाएगा ही फॉर्मल एजुकेशन के लिए। सो पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमें तो पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, फिर वो कैसे पढ़ेगा? इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चे सरकारी स्कूल चले मान जाते हैं कि 2-3 जो हमारे आसपास जो सरकारी स्कूल हैं उनमें करा देते हैं। जो बच्चे कहते हैं मैं सरकारी स्कूल नहीं जाना, मम्मी पापा के पास भी पैसे नहीं है, तो हम 1 साल उन बच्चों की फीस भी देते हैं। वो फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती, 500-700 होती है। तो हम उनके पेरेंट्स से कहते हैं देखो हम 1 साल पढ़ाएंगे भी, जिसमें हम कोशिश करते हैं बेटियों, क्योंकि क्या होता है ना, बेटों को तो ये लोग फिर भी पढ़ा लेते हैं, ये बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते। बेटियों को तो इनको लगता है कि झाड़ू पोछे बर्तन पे लगा दो। और एक बात और श्वेता बोलूँगी, मैंने शुरू किया था एजुकेशन के लिए, लेकिन मुझे आज 4 साल बाद ऐसा लग रहा है कि शिक्षा तो सबसे बाद की प्रायोरिटी रह गई। वो बच्चा जब बीमार पड़ता है, उसको जब दौरे पड़ते हैं तो उसके माता पिता कहते हैं ऊपरी असर है, हम झड़वा के आएंगे। तो फिर उसको पीडियाट्रिशियन के पास मैं लेके जाती हूँ, उसका ब्लड टेस्ट मैं करा रही हूँ। एक बच्ची की कुछ नहीं हुआ, गन्ने के रस की मशीन के पास खड़ी हुई, उसके बाल फंसे, यहाँ तक पूरा सर फट गया, फ़ोन हमारे पास आता है सबसे पहले। मैंने कहा अस्पताल पहुँचो, मेरी टीम पहुँचती है, अस्पताल 40,000 का बिल बना देता है। मैं अस्पताल वालों से कहती हूँ नहीं दे पाएंगे, आप इसको कम कीजिए, उसमें से आधा हम देते हैं। आप समझ रहे हो? और मुझे लगता है पढ़ाई तो आप ये कैसे कर पा रही हैं रिचा? मुझे नहीं पता। विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट इट इज डिफिकल्ट। मतलब कहीं जैसे किसी दोस्त ने कभी पैसे दे दिए, एक किसी कॉर्पोरेट, मेरा दोस्त किसी उसकी कंपनी है, उसका मन हुआ उसने दे दिए। कुछ लोग रेगुलर देते हैं, मैं उन लोगों का बहुत अप्रिशिएट करूंगी। जैसे किसी का कोई बांध लेता है, जैसे आप ये कहेंगे ना कि हम 500 रुपये महीना देंगे रिचा, लेकिन मुझे पता होता है कि श्वेता के 500 रुपये आने वाले, आप समझ रहे हो? ऐसे आता है। कॉपी किताबें, लोग सड़क चलते, अच्छा सड़क चलते लोग देखते हैं तो रुक के पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो अगर सर्दियाँ आ रही हैं, अगर मेरी दरियाँ खराब हो गई तो मैं कहती हूँ दरियाँ दे दीजिए। अगर मेरे ब्लैक बोर्ड्स खराब हो रहे हैं तो मैं लोगों से कहती हूँ आप ब्लैक बोर्ड दे दीजिए, जो ज़रूरत होती है उस समय। कोई अभी सर्दियाँ आ गई ना, कोई टोपी दे के चला गया, कैप्स। कोई कभी कभी हम फंड रेजिंग के लिए डाल देते हैं कि बच्चों की विंटर यूनिफॉर्म्स बननी है। तो श्वेता, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैंने कुछ और कमाया ना कमाया, क्रेडिबिलिटी तो कमाई है। तो अगर मैं फेसबुक पे एक पोस्ट डाल के कहती हूँ कि मुझे बच्चों की इसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए, बच्चों के कपड़े बनवाने हैं, तो पैसा आ जाता है तुरंत। तो ऐसे चल रहा है बस।
एक और सीख है, सॉरी मैं बोलती जा रही हूँ नहीं, मैं तो सुनना चाह रही हूँ। मैंने, क्या होता है, आप ये सब करके आपके लाइफ में मैसेजेस आते हैं ना, मैंने एक चीज़ सीखी है कि बहुत मूर्ख होते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं। मैं बहुत मूर्ख साबित होंगी अगर मैं कहूँगी कि मैं जमघट पाठशाला चला रही हूँ। मैं नहीं चला रही हूँ, वो चल रही है। जिस बच्चे की मैं कराटे की बात कर रही हूँ ना, उसका हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया था। उसकी माँ ने आके हमें फ़ोन करके कहा कि नहीं, हमें नहीं पढ़ाना, ये है वो है, मतलब हम सारा कर देते हैं, जो थोड़ा सा उसको करना था वो भी नहीं हो पा रहा था, कुछ तो प्रॉब्लम हुई। मेरी सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि मैम इसका तो नहीं हो पाएगा। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, सॉरी, बच्चों की आइडेंटिटी है। मैं ऐसे बैठ गई, मैंने कहा क्या करें अब, जो 10-15 हज़ार हैं वो भी फिर या तो मैं अपनी जेब से दे देती हूँ, अगर उसकी माँ वो भी नहीं दे पा रही है, जो भी, ऐसे मैं सिर्फ सोच ही रही हूँ। मेरा फ़ोन बजता है, एक और बड़े NGO चलाती हैं, सुषमा जी हैं, गुंजन फाउंडेशन, उनका मैसेज आता है कि रिचा कोई 4-5 बच्चे हैं कि हमारा फाउंडेशन एक्सपैंड कर रहा है, कुछ और बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस देनी है हमें, तुम्हारे पास कोई ऐसा बच्चा है क्या? और मैं सोच रही हूँ विद इन 5 मिनट्स दिस हैपेंस, दिस इज़ मिरेकल। मैं भी सोच रही हूँ उस बच्चे को मैं कैसे पढ़ाऊँगी, इधर से फ़ोन मैसेज आता है कि कुछ बच्चों को हम सपोर्ट कर सकते हैं। आप समझ रही हैं? तो इसमें रिचा अनिरुद्ध कहाँ है? तो ये तो मैजिक ही है। जिसको चलवाना है वो चलवा रहा है। तो जब तक चलना होगा वो चलेगा, मैं कुछ नहीं करती। अच्छा, एक बात बताइए, आप में चूंकि आप झांसी की हैं और उस ज़मीन की जो तासीर है, हाँ। लड़कियां मुझे लगता है कि स्ट्रांग होंगी। सबको लगता है लक्ष्मीबाई। बट लक्ष्मीबाई जैसे, मतलब कहीं भिड़ जाने वाला एटीट्यूड भी आपका था क्या? हमेशा से, हमेशा। यहाँ से नहीं, झांसी से ही था, झांसी पे। और हम लोग हंसते थे कई बार, झांसी की सब लड़कियां। और अभी भी जब जो जहाँ है ना, कोई डॉक्टर है, कुछ है, हम लोग कभी मिलते हैं, हम लोग कहते हैं सब लोग हमको कैसे बोलते हैं लक्ष्मीबाई, क्या है रानी लक्ष्मीबाई हो क्या, लड़ क्यों रही हो इस बार? तो किसी मुद्दे पर लड़ जाना। मैंने नोएडा में सड़क पर एक आदमी को खूब जोर जोर से थप्पड़ मारे हैं। क्यों भाई? ऐसे कुछ हुआ था, तब जिंदगी लाइफ का दौर था, मैं गाड़ी चला रही थी, उसने गाड़ी बगल में लगाई और ऐसी था कोई, मतलब उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और ये आदमी ना कुछ साइन कुछ कर रहा था, कुछ बोल रहा था, कुछ कर रहा था। तो एक सेकंड के लिए अंदर से आवाज़ आई कि दुनिया को तो सिखाती हो ना कि डरना नहीं और दबना नहीं, क्या फिर तो मैंने ना गाड़ी एकदम अपने बीचों बीच ऐसे रोकी कि उसकी रुकनी ही पड़ गई। और मैं, शीशा उसका नीचे था, 2010 या 11 की बात होगी अब तो। मैंने ऐसे उसकी कॉलर पकड़ी, तड़क 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 ऐसे मारती जा रही नॉन स्टॉप। उसका ड्राइवर कह रहा है मैडम जी माफ़ कर दो, मैडम जी माफ़ कर दो। पीछे गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। मैंने कहा तुम बाहर निकलो, लेकिन उसने अंदर से ना गाड़ी लॉक कर ली थी। मैंने कहा तुम बाहर निकलो, मैं सबको बताऊंगी तुम क्या कर रहे थे। उसके बाद उसने हाथ जोड़े, फिर मैं बस गुस्से में गई, अपनी गाड़ी में बैठी, फिर मैं वहीं बैठी रही, बिकॉज मैं एकदम ना फ्रीज हो गई, इतना मारा उस आदमी को मैं, जैसे बाल खींच के। अंदर की ना श्वेता वही कि हम लोग चलते फिरते हम अपनी बेटियों को क्या सिखाते हैं, हम इग्नोर करो, आदमी ने कुछ बोल दिया इग्नोर करो। तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं कितने साल का, हालांकि हम तो झांसी में भी करते थे, मतलब ऐसे मारपीट तो नहीं की, लेकिन हाँ मुझे याद है माँ कभी कहती थी अरे रात में जाएगी, पापा कहते थे तो क्या है, कोई कुछ बोले तो थप्पड़ मारा ना। ये मैं कहती हूँ श्वेता, फैमिली का कितना फ़र्क होता है। जब आपके माता पिता अगर आपसे कहे ना कि डरना नहीं है, कोई कुछ बोले तो मारा ना। लखनऊ में एक लड़का कोई स्टॉकर था मेरा, तो मैंने अपने मामा को फ़ोन किया, मामा आए, फिर नहीं दिखाई दिया तो जाने लगे। मैंने कहा मामा मुझे डर लग रहा है। डरना नहीं है, हमारी भांजी हो, थप्पड़ मार देना, बाद में मामा देख लेगा। तो पता नहीं मेरे घर में पुरुषों ने हमें ये सिखाया, तुम मार देना हम देख लेंगे। फिर यही हमने अपनी बेटी को सिखाया कि तुम्हें डरना नहीं, तुम मार के आना। अच्छा, जब छोटे शहरों से लड़कियां आती हैं, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आई एम एबल टू रिलेट टू ऑल दैट यू से। बिहार से आई मैं थी, पटना से आई थी और बहुत सीधी सादी, कुछ नहीं पता। मुझे, लेकिन पीजी में तुम मुझे बड़ी बिंदास लगती थी। हाँ, मैं बोर्डिंग स्कूल से पढ़ के आई थी, कोडाईकनाल से मैंने एजुकेशन किया था, थी तो दबंग। लेकिन जिंदगी के ना वो तमाम जो पेंच होते हैं वो नहीं आते थे, वो नहीं आते थे, बाद में ही सीखे। क्योंकि अब आप 12th के बाद, तब 12th तक आपको क्या सीख लोगे, आप उसके बाद ही सीखते हो। सही, जिंदगी बहुत कुछ सिखा जाती है। लेकिन छोटे शहरों से जो लड़कियां दिल्ली तक आती हैं, उनके अपने एक अलग किस्म के चैलेंजेस होते हैं ना। बहुत। मुझे तो अब ठीक है, आई एम स्टिल इन टच विद दोज गर्ल्स, बट मुझे याद है मैं स्पीक मेकर के ऑफिस में बैठती थी और वो कैसे है, मुझे दिख रहा होता था वो मेरा मजाक उड़ा रही हैं, वो दिख रहा होता है कि वो मुझे ना स्मॉल टाउन इस तरह की। लेकिन श्वेता एक बात बताऊँ, मैंने अपनी बेटी को हमेशा कहा, ठीक है मेरी बेटी नोएडा में पली बड़ी, मैंने कहा बेटा कभी भी ना अपनी फैमिली वैल्यूज़ या हम जैसे हैं हम ऐसे हैं इसको लेके कभी भी ना शर्मिंदा मत महसूस करना।
तो मुझे याद है एक बार ना उन दोनों वो लोग बात कर रही थी, तो उनमें से एक ने ऐसे बोला कि वो किसी सपोर्ट ग्रुप में जाती थी बिकॉज शी वॉज अ विक्टिम ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज। सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं सबके। मैं बड़ी इनोसेंट थी, मैंने कहा अच्छा मेरी मम्मी ने तो मुझे बहुत बचपन में ना इसके बारे में बता दिया था। अब ना उन दोनों का चेहरा, दो तीन थी बल्कि, तो जो मुझे हमेशा देहाती और स्मॉल टाउन मान रही हैं, वो एकदम से ना होता है ना कि क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, तो मतलब हमें वर्ड नहीं पता था। मैंने कहा हाँ ऐसे वर्ड के साथ नहीं, लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे बहुत अवेयर रखा हुआ था। फैमिली वेडिंग्स भी होती थी तो माँ कहती थी चाहे सगे मामा चाचा हैं किसी के साथ बाहर घूमने नहीं जाना है। मेरी माँ इस चीज़ के लिए बहुत, आप सोचिए ना 80s की बात बता रही हूँ, तो मैं कहती भी थी ना कि नहीं किसी के साथ नहीं, सब अच्छे हैं लेकिन तुम्हें बाहर अकेले नहीं जा, किसी मामा चाचा के साथ अकेली नहीं जाओगी तुम, कितनी बड़ी बात है। और ये जो मेरी कॉलीग खड़ी थी ये किसी फैमिली के आदमी से अब्यूज्ड थी। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि उनकी सोच मेरे प्रति बदल गई कि मेरी माँ वो और छोटे शहर की है लेकिन वो भी प्रोग्रेसिव हो सकती, क्योंकि एक हम लोग एक परसेप्शन बना के चलते हैं कि छोटा शहर मतलब तुम रिग्रेसिव होगे, क्योंकि तुम्हारी सोच भी छोटी, तुम्हारी सोच। तो वो लोग हंसती थी, मुझे याद है मेरे पीठ पीछे वो लोग हंसती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी। वो लोग दिल्ली के बड़े बड़े कॉलेजेस से आई थी। बट मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि उनको, आदमी का धीरे धीरे समझता है कि देयर आर थिंग्स बियॉन्ड दिस मॉडर्निज्म जो है, जो फेक फेमिनिज्म है। मुझे लगता है कि हम सही मायने में फेमिनिस्ट हैं, हमने ये फेक फेमिनिज्म ऑफ कि सिगरेट पीनी है और आपको शराब ही पीनी है तभी आप फेमिनिस्ट हैं, ये नहीं। आई एम नॉट जजिंग एनीवन, जो आप कर रही हो तो अपनी मर्जी से कर रही हो, नहीं कर रही हो, लेकिन आप फेमिनिस्ट हो और हम अगर कुछ वैल्यूज के साथ चल रहे हैं तो हम बहुत रिग्रेसिव हैं। ये किसी के लिए भी जजमेंटल होना नहीं हो सकते हैं। तो वो लोग बहुत मजाक उड़ाती थी मेरा, बहुत मजाक उड़ाती थी। फिर लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तब भी आया आपकी जिंदगी में जब ओशो के साथ आपका जुड़ा हुआ 2011। हाँ, 2011 के बाद एक अलग किस्म का चेंज आपने अपने अंदर महसूस किया। मैं चाहूँगी थोड़ा आप ओशो से कैसे जुड़ना हुआ और कैसे ज़िंदगी बदली, ये बताइए। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा शुरुआत 2008 में हो गई थी, उनके डिस्कोर्स सुनना या उनकी जैसे कोई किताब पढ़ी, ये सब शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा कर। लेकिन मैंने प्रॉपर जिसको कहते हैं ना ओशो सन्यास, अच्छा उस पर भी लोग बड़ा बोलते हैं सन्यास कैसे। तो कई बार ऐसे लोग बोलते हैं ओशो सन्यास मतलब सन्यास लेके कहाँ भागना है। तो ओशो हमेशा ये कहते थे कि मैं भगोड़ापन नहीं सिखाता, मेरा सन्यास ये होता है कि आप, जैसे कबीर कहते थे ना, मेडिटेट इन द मार्केट प्लेस, कबीरा खड़ा बाजार में। तो ओशो का सन्यास वो है, मतलब आपको माला पहननी है, नहीं पहननी नहीं, तो हम मेरी माला संभाल के रखी हुई है। लेकिन ओशो कहते थे दैट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ, आप मेडिटेशन करना है। सो ओशो की ये उम्मीद रही है कि उनका सन्यासी उनकी तरह से जिए, जो बातें वो कहते हैं। भाई आप थोड़ा समय अपने, जितने भी आप बिजी हो, आप मेडिटेशन के लिए समय निकालिए। तो मैं मेडिटेशन भले ही ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे सुबह उठते ही जैसे नींद खुलती है तो मैं ओशो के डिस्कोर्स से ही मेरा दिन शुरू होता है। कई बार अपने सवालों के जवाब उसमें मिल जाते हैं। फिर अवेयरनेस में जीना है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर परिवर्तन आए, ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को समभाव से देखना है कि गाली और ताली अब दोनों ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं होगा कि आप मेरी बहुत तारीफ़ करेंगी तो आप देखेंगे कि बस मैं उछल रही हूँ, और आप मेरी बुराई कर देंगी तो मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। तो ये धीरे धीरे आया है मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीटली आया ऐसा नहीं कह सकती। चीज़ें हर्ट होते हैं, हम सभी होते हैं, इंसान हैं। बट जैसे ओशो कहते भी हैं कि बार बार पटरी से गिरोगे, चिल्ला दिए हो, गुस्सा किया है, ठीक है पटरी से उतरे हो, लेकिन फिर से वापस अवेयरनेस में आ जाओ कि अच्छा मैं चिल्लाई, क्या चिल्लाने की ज़रूरत थी। ऐसे होता है ना, तो बस उसी को प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब जिंदगी में ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम बहुत लो महसूस करते हैं, तो उसमें ओशो ने आपका साथ दिया, उनकी थॉट। एक्चुअली सबसे पहले क्योंकि जिंदगी लाइफ में जो दूसरों की दुख भरी कहानियां सुन के भी मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती थी कि ओह माय गॉड इसका इतना दुख है। फिर आपको धीरे धीरे, तो मुझे उससे निकलने के लिए ओशो की बहुत ज़रूरत पड़ी। फिर क्या होता है, आपको सिंपैथी और एम्पैथी का फ़र्क समझना पड़ता है कि मैं आप पर दया कर रही हूँ या मैं आपके साथ सहानुभूति दिखा रही हूँ। ठीक है, तो एम्पैथी रखना सही है। सिंपैथी में मैं ही परेशान हो जाऊंगी। तो वो थोड़े से डिफ्रेंशिएट करना आया, किसी का दुख सुना, उसको सुना, समझा, अगर उसकी कुछ मदद कर पाई, लेकिन फिर उससे डिटैच भी होना है मुझे। वो दुख उसका है, वो उसकी यात्रा है, ये मेरी यात्रा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कई बार मैं आपसे बार बार कहती ना कि मैं बार बार सोचती रहती हूँ कि मेरी यात्रा कहाँ जा रही है, क्या मैं भटक रही हूँ, मुझे वापस पटरी पर कैसे आना है, क्या अभी कहाँ पहुँचना है। मुझे मटेरियलिस्टिकली अब कहीं नहीं, मतलब आप ही मुझसे कहें कि मुझे कुछ खरीदना है या कुछ बनाना है, नहीं। अब जो मेरी बची हुई यात्रा है, जिसमें मैं बार बार अपने सबको बोलती भी रहती हूँ, अपने आसपास के लोगों को, कि अब मेरी आध्यात्म वाली यात्रा
पर ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मतलब कर रही हूँ नौकरी, ऐसा नहीं है, एज आई सेड आई एम इन द मार्केट प्लेस, है ना, मैं कहीं भागी नहीं हूँ अभी। जब तक काम कर रही हूँ, जब तक काम चलेगा, काम मिलेगा, तब तक करूँगी भी। लेकिन बस वो काम है, वो मेरी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। मैंने आपसे कहा मैं म्यूज़िक भी सीख अच्छा, रही हूँ। किताब लिखने का मन में आता तो होगा ना? हाँ, एक दो बार बात भी हुई, पब्लिशर से भी बात हुई। वो जैसे कई लोग कहते हैं कि ज़िंदगी लाइफ की कहानियों को आप लिखिए, फिर कई बार लगता है कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किताब लिखने के लिए प्रॉपर समय चाहिए। वो आप अपने ये रोज़ के जो शेड्यूल है उसके साथ, पता नहीं, जो लोग लिख लेते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, मैं नहीं लिख पाऊँगी। फिर मैंने झांसी से थोड़ा दूर एक छोटा सा एक वुडन कॉटेज बनाया है, 100-150 पेड़ लगाए हैं। मैं वहाँ ज़्यादा समय बिताना चाहती हूँ, जो अभी मेरा हो नहीं पा रहा है। वहाँ AQI इस समय 50 है। हम यहाँ 750 में बैठे हुए हैं। अपनी ऑर्गेनिक अपनी सब्जियां उगा रहे हैं, थोड़ी सी फलों के पेड़ हैं। तो मैं अल्टीमेटली वहाँ चली जाऊँगी श्वेता। मुझे नहीं लगता कि, बट मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि हम क्या प्लान कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ मैं ऐसा करना चाहती हूँ, ऐसा हो ही जाएगा, चली ही जाऊँगी, मुझे नहीं पता मेरा कल क्या लिखा ना। बट मेरा मन है कि कुछ साल बाद मैं वहाँ जाके शांति से रहूँ, फिर शायद किताब लिखूँ, पता नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।